Good evening, all of you. So, everyone must be aware about the Prelim Pulse program. शायद आप लोगों में से सभी enrolled तो है और सबने start भी किया होगा. First and second week इस Prelim Pulse program हमने already start भी कर दिया था. Around 4th of January से हमने history का part start किया था जो जवाहर काजी सर cover कर रहे थे. एंड जिसमें 2 वीक के रिवीजन भी हुए थे. शायद आज भी एक टेस्ट हुआ था, राइट. एंड नेक्स्ट वीक विल बी द मेडिवल हिस्ट्री का कुछ पार्ट होगा, राइट. सो उसके बाद उनके से कुछ मॉडर्न बच भी जाता है तो एक्स्ट्रा सेशन भी कवर कर रहे हैं तो उसके साथ वो कवर होगा. बट बेसिकली व्हाट इज द प्रोग्राम, आई होप एवरीवन इज अवेयर कि जो आने वाली प्रीलिम्स है तो उस प्रीलिम्स का एक डिटेल प्लानिंग दिया जाएगा एंड फोकस एरियाज ऑलमोस्ट अभी तक सभी सेशंस में बताए गए हैं. बस एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी का एक फोकस एरिया बाकी रह गया था, वो आज हम सभी वही डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. इवन आप में से शायद किसी का सेकंड थर्ड भी अटेम्प्ट होगा या ऑनलाइन भी कुछ स्टूडेंट्स है कि जिनके अटेम्प्ट जो हो गए शायद सेकंड थर्ड होगा. पर बहुत बार क्या होता है कि एनीवे सीसैट अच्छा होता है या ओरल प्रिपरेशन भी अच्छा होता है, इवन मेंस भी सब कुछ ठीक चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में मार्क्स नहीं आ पाता. एंड बेसिकली इन द GS1 सम सब्जेक्ट्स हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते. लाइक सम टाइम जो करंट अफेयर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि लास्ट 2-3 इयर्स में अगर आपने सच में बहुत अच्छे एफर्ट्स दिए हैं या आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा, आपके एफर्ट्स भी अच्छे रहे, तो स्टैटिक पार्ट में कभी किसी को इतना इशू नहीं आया है. लाइक हिस्ट्री है, पॉलिटी का पार्ट होगा या फिर जो आपका स्टैटिक पार्ट मतलब इकोनॉमिक्स का होगा तो इसमें ज्यादा इतने इश्यूज नहीं आता है. बट जो करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट है वहां पे हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई कि क्वेश्चन मतलब बेसिकली हम पढ़ते एक सोर्स है और आता ही तीसरे सोर्स है. इवन रिनोन मैगजीन जो आप लोग पढ़ते हो जो ऑल ओवर इंडिया, सबको नाम बताने की जरूरत है, 2-3 जो भी मैगजीन्स है, बट वहां से क्वेश्चन रिफ्लेक्ट नहीं होता है. इवन मल्टीपल आप टेस्ट सीरीज देते हो, there are a lot of test series in the market, but still इतने test series देने के बाद लिटरली मतलब लास्ट ईयर तो 100-200 टेस्ट दिए थे स्टूडेंट्स ने टोटल सभी टेस्ट सीरीज मिला के, बट तभी बहुत सारे क्वेश्चन हिट नहीं हो पा रहे. तो यूपीएससी है ही ऐसी बात की जो बराबर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो शायद आपके कंटेक्स्ट के बाहर हो या उनका एक अप्रोच हर साल थोड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है. बट कुछ चीजें ऐसी है कि जो यूपीएससी ने स्टिक रखी है ना, एक अप्रोच यूपीएससी ने पकड़ के रखा है. शायद वो अगर आप एनालाइज कर लो तो यू कैन ब्रेक थ्रू दिस प्रीलिम्स. बट द थिंग इज कि वो समझना पड़ेगा आप सबको. सिर्फ स्टैटिक वे से नहीं चलना है कि हाँ अभी तक यही चलते आ रहा है, बस बुक खत्म करनी है एंड जस्ट वी आर एंडिंग द रेफरेंस मटेरियल व्हिच आर रेफर्ड बाय द प्रीवियस टॉपिक्स. ओके, सो डोंट डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार एनालाइज करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, जो आज हम थोड़ा सा एक बार उस पर भी फोकस करेंगे. और आपको खुद का एक वे आउट करना होगा या फिर इस प्रोग्राम में तो हम सभी फोकस एरिया बताने वाले हैं कि देयर इज अ इट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड उस क्वेश्चन में से आपको कुछ चंक ही उठाना है. जैसे ज्योग्राफी, यू नो इट इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड एग्रीकल्चर इज लाइक अ साइडलाइन सब्जेक्ट कि किसको लेना देना नहीं उसका, है ना. बट क्वेश्चन तो आ रहा है इवन मोर देन सम ऑफ द टॉपिक जिसमें आप बहुत इन्वेस्ट करते हो, है ना. जैसे साइंस एंड टेक है या फिर इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है या इवन हिस्ट्री के कुछ एरियाज ऐसे है कि जहां पे आप लिटरली 1 और 2 वीक देते हो और देना है ऐसे नहीं कि नहीं देना है. बट ये नहीं कि आप कोई नए ट्रेंड वाले पेपर को या सब्जेक्ट को साइडलाइन करके आप उसको टाइम दें. सो यही हमें अंडरस्टैंड करना है कि अभी तक क्या था ट्रेंड और इसके बाद क्या है और इसके बाद क्या हो सकता है. तो जैसे एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि किसी के पास एग्रीकल्चर का बुक है. देयर इज नो बुक, है ना. इवन आप मैगजीन्स या द हिंदू पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा फोकस करते हो कि एग्रीकल्चर नहीं, ठीक है ऊपर ऊपर जितना आ रहा है उतना कवर करते हो. डेडिकेटेडली आपने जितना आपके प्लान्स में मेंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स वगैरह रखा है, तो उतना डेडिकेटेडली एग्रीकल्चर को कभी रखा था नहीं रखा है, राइट. बट स्टिल मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो अभी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन 5 तो मिनिमम दिख रहा है इवन मेंस में भी. तो कहूंगा GS1 में भी एंड GS3 में भी. एक क्लास में मैंने काफी स्टूडेंट्स को बताया था कि जब हमने एनालिसिस लिया था डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड या फिर
ज्योग्राफी रिलेटेड, एनवायरमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड, ऐसे काफी क्वेश्चन लिखे। और इस बार तो मतलब प्रीलिम्स में भी एक नंबर, एक ट्रेंड एंड एनालिसिस अगर आप देखोगे, आगे हम देखने वाले, तो वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो इन एरियाज पे अगर हम टारगेट करें तो 100 क्वेश्चन में से एनीवे हमें 70 80 क्वेश्चन परफेक्टली मतलब कहीं ना कहीं अरेंज होने चाहिए, जिसमें से अगर तो 10 15 गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि 100% तो नहीं होगा, या कुछ क्वेश्चंस में हम रिस्क भी ले लेते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन रीच अप टू द 105 110। 110 तो एनीवे आपको सिक्योर करना होगा। और फॉरेस्ट वाले स्टूडेंट्स तो देखते हैं आप मेरिट कितना होता है, 110 प्लस ही होता है हमेशा, तो वो स्टूडेंट आराम से हर साल निकालते हैं। अगर आप उनका एक ट्रेंड देखो तो उनको कैसे 110 प्लस आ रहे हैं और बाकी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं 87, 20 20 30 मार्क का फर्क। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर एनवायरमेंट में भी है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को बहुत डेप्थ में पढ़ता है, और एनीवे उनको फायदा हो जाता है प्रीलिम्स में। क्योंकि उनका अगर मेंस देखोगे फॉरेस्ट वालों को, तो मेंस में क्या है, ज्यादातर एनवायरमेंट सब्जेक्ट है फॉरेस्ट के एग्जाम में, तो उनको एनीवे पूरे साल भर एनवायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है, तो उनको प्रीलिम का कोई टेंशन रहता है, क्योंकि इतना बड़ा चंक पढ़ लिया तो वो कहीं ना कहीं उनको प्रीलिम्स में बेनिफिट। एंड सबको पता है कि प्रीलिम्स निकालना ही है। देखो भले मेंस के साथ कुछ भी हो, वो आगे देखेंगे, वैसे तो निकालनी मेंस, बट एक होता है ना कि जो कॉन्फिडेंस देता है इस एग्जाम में टिके रहने का, जो कॉन्फिडेंस है। अभी आप में से बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट किसका सेकंड अटेम्प्ट या ऑनवर्ड्स है, मतलब जिनका सेकंड वगैरह है, या एटलीस्ट 2 साल से प्रिपेयर कर, मिनिमम 2 साल से कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, मिनिमम 2 साल, तो ऑलमोस्ट सभी है। तो सबका ये कहीं ना कहीं टारगेट है कि दिस मस्ट बी माय लास्ट एग्जामिनेशन, राइट? या चलो अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अगर आगे चल के कुछ भी होता है, बट एक है कि आप प्रीलिम्स से निकले, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू डू टिल 2025, या हमें पुश करने वाला 2025 तक एक एनर्जी जो मिलनी चाहिए, वो एनर्जी शायद नहीं मिलेगी, राइट? तो इसलिए एनीवे हमें इस बार दिन रात एक कर दो, कुछ भी कर दो, बट प्रीलिम्स तो निकालना, ओके? एंड इसके लिए देखो मेहनत करने वाले तो ऑल ओवर इंडिया बहुत स्टूडेंट्स है, नीचे रीडिंग में बहुत बैठा है ना, बाहर भी रीडिंग में इधर बैठा है, पूरे सदाशिव पेट में अलग से बैठे हैं, दिल्ली में अलग से बैठे हैं, ऑल ओवर इंडिया इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इतने इधर के इधर ही, अगर पुणे की बात कर ले या इवन महाराष्ट्र की बात कर ले, तो 30-40 हजार इधर मिल जाएंगे, जिसमें से 20,000 तो डेडिकेटेड, और यू नो दैट 15,000 स्टूडेंट्स के ही क्या निकलती है अराउंड प्रीलिम्स निकलती है, मतलब 15 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, वो भी अगर 1000 प्लस जगह होगी तो जगह होगी। तो ऑल ओवर इंडिया देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन एंड ह्यूज एफर्ट्स टेकिंग स्टूडेंट्स का नंबर है। तो देखो डेडिकेशन, हार्डवर्क जिसकी हम बात करते हैं, वो तो आप में है, इसलिए आप यहाँ पे आज संडे को भी बैठे हो, ठीक है? बट द थिंग इज स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर स्मार्ट नहीं हो गया, जो बोलते हैं ना कि एक ही पाथ को फॉलो करते जा रहे हो, सालों साल जो चलते आ रहा है उसी को फॉलो करते जाओगे, तो फिर यू विल मिस आउट द एग्जैक्टली डायरेक्शन, या यूपीएससी का जो है ना ये एग्जाम निकालना, वो शायद मिस आउट कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनो, क्योंकि अभी टाइम कम है। और मैं बताता हूँ, देखो यूर जो हिट रेशो हम कहते हैं कि क्वेश्चन हिट होने का रेशो, वो डेफिनेटली इंक्रीज हो, ठीक है? तो रादर देन फोकसिंग ऑन की बहुत ज्यादा मैं पढ़ लूं या आर्स में बढ़ा दूं, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा स्मार्ट वैसे करो कि हाँ मुझे पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इन दिस वे। जिन्होंने देखो 1-2 साल से प्रीलिम निकाली, उनको कभी प्रीलिम का टेंशन होता नहीं, क्योंकि उनको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड दे आर कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं। द थिंग इज कि वही कॉन्फिडेंस आपको जनरेट करना होगा, एंड वो ओनली पॉसिबल है विद द स्मार्ट। क्योंकि जब हम स्मार्ट होते हैं, देखो एफर्ट्स लेते हैं तो डर लगता है ना, बहुत एफर्ट्स लिए, डेडिकेशन से एफर्ट लिए, और एग्जाम को जब हम चले गए तभी होता है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आपको पता है कि हाँ मुझे पता है क्या पढ़ना था, वो मैंने पढ़ लिया। लास्ट ईयर भी मेरी निकली थी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी लास्ट ईयर भी निकली थी, अब मुझे पता है, अब नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, एंड बेसिकली मैं रिस्क भी अच्छे से लूंगा, एकदम कैलकुलेटेड रिस्क होगी, डर के कुछ नहीं होगा ना, सोच समझ के होगा, बेसिकली द स्मार्ट। वही स्मार्ट वे तभी आएगा जब आप पूरा एनालिसिस करो, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आज का एक शॉर्ट सेशन, बहुत लंबा सेशन तो मैं नहीं लेने आ रहा हूँ, डायरेक्ट इन शॉर्ट टॉपिक बताऊंगा, बट जो आने वाले सेशन है हमारे एवरी सैटरडे वाले जो भी सेशन है, जो टॉपिक वाइज चलने वाले, तो वहां पे मैं डिटेल बता दूंगा कि हाँ इस टॉपिक में और डिटेल क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में क्या डिटेल पढ़ना। अब किस टॉपिक में डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है, मत ही पढ़ो, छोड़ दो उसको। लिटरली इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कि यहाँ से वो एरिया से क्वेश्चन उतने आते नहीं, और आ भी गए, यू आर प्रिपेयरिंग सिंस 1.5 ईयर और वो डील कर रहे हो,
उसका अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये अगर समझ में आ जाए तो शायद आपका प्रिपरेशन टाइम भी कम होगा एंड फोकस एरिया भी प्रॉपर रहेगा। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रीलिम्स फर्स्ट प्रोग्राम क्रैश कोर्स के बारे में सब सबको पता है, डेली टारगेट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, जिसका प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो भले आप लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है स्टिल यू कैन ज्वाइन। मैं बता रहा हूँ बहुत बेनिफिट होगा एंड एकदम मिनिमम चार्ज में है, मतलब इट्स लाइक पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट पे हम लिटरली ऑफर कर रहे हैं ये प्रोग्राम को। मेन मोटिव ये प्रोग्राम का हमारा यही कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से इस बार प्रीलिम्स निकले, और वो जो भी हार्ड एफर्ट्स स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर वे आउट नहीं, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इन प्लानर्स में डेली टारगेट्स में ऑलरेडी हमने जनवरी का एक शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया। सेम आगे के भी शेड्यूल्स आते रहेंगे आपके पास, और जिन्होंने एनरोल किया उनको कंप्लीट शेड्यूल भी ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, नहीं मिला है तो शायद आप एक बार टेलीग्राम पे अलग से एक चैनल है वहाँ पे चेक कर लेना, या फिर आप सीधा जो टेक्निकल टीम है उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको पीडीएफ यही में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सेकेंड है कि फिर एवरी सैटरडे को आपका रिवीजन होता है एंड संडे को क्या होगा, एक शॉर्ट टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का टेस्ट। ऐसा नहीं कि देखो टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत, इसका हमारा टारगेट ये नहीं कि आपको बहुत बम्बार्ड करना है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज नहीं, यहाँ पे है कि हैंडपिक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ओनली 50 क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीक में पढ़े थे, पूरे एंटायर वीक में जो भी हमने कवर किया था। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर कि हमने 3-4 तारीख से एक पढ़ना चीज को स्टार्ट किया था और एक वीक के लिए पढ़ लिया, जो आपको टॉपिक दिए थे रिलेवेंट थीम क्या है, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरी ये थीम कवर हो चुकी है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेडिवल मेरा कवर हुआ है, मेडिवल में भी इतने इतने टॉपिक्स है वो कवर हुए हैं। मॉडर्न में भी मुझे पता है कि हाँ 1857 के बाद का जो भी टाइम है वो प्रॉपरली हर एक कांग्रेस का टाइम होगा, मॉडरेट्स हो गए, या फिर ओवरऑल हर सेक्शन को मैंने टारगेट किया तो वो थीम में एक आउटलाइन आपको दी गई होगी, तो जो एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे पता है ये टॉपिक्स मेरे कवर हो। अनदर थिंग इज कि इसमें डेली एमसीक्यू भी हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं कि जो इस टॉपिक्स को रिलेटेड होके जो आज आपने पढ़ा है तो वो 5-5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सर सेंड कर ही रहे हैं और ये आगे चलते रहेगा। बट वीकली जो भी आप पढ़ोगे उसकी एक रिविजन है ना सैटरडे को हम लेने वाले हैं। बेसिकली पूरा एडवांस पैटर्न चलने वाला है। जैसे अभी नेक्स्ट वीक आपका किसका टेस्ट है, मेडिवल का टेस्ट है, बट उसका नेक्स्ट वीक शुरू किसके होने वाला है, ज्योग्राफी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बाद का जो वीक है, मतलब इसके बाद का वीक, तो वो क्या होगा, स्टार्ट ज्योग्राफी। तो वो ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है ये पहले पता होना चाहिए ना आपको, सो दैट वो वीक भर आप पढ़ सकते हो। तो सैटरडे को सेशन होगा ज्योग्राफी, जिसमें आपको टारगेट बताया जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतना ही है, और उसका शेड्यूल आगे का जैसा भी होगा वैसा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसकी भी नेक्स्ट वीक के मतलब जैसे वो कवर होता है तो उसका टेस्ट होगा, रिवीजन भी होगा बेसिकली ना, जो बचा कुचा है तो उसका नेक्स्ट वीक का एक रिवीजन होगा, सो दैट आपको एक पाथ मिलता है, सभी चीजें मिलती है। ऐसा भी प्रोग्राम हमारा एंड तक चलेगा, अराउंड अप्रैल तक, मार्च तक फर्स्ट राउंड कवर होगा, अप्रैल विल बी द फर्स्ट रिवीजन एंड मे विल बी योर ओन टाइम। ठीक है, कि इन 4 महीने में या 3-4 महीने जो भी हमने आपको प्लान दिया था उसमें आपका क्या बेसिकली एरिया था, जो वीकर सेक्शन था, तो हमने यहाँ पे आगे भी बताया कि जो टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे थे शायद उसमें आगे ऐड किया जो एरिया है, जैसे इनका प्रॉपर एक एनालिसिस होगा। तो दिस विल बी द टेस्ट एनालिसिस जो आप लिखोगे हर टेस्ट के बाद, या हमारी तरफ से भी कुछ रिमार्क दिया जाएगा आपको, एंड कितने अटेम्प्ट हुए, कितने करेक्ट हुए, ये जो भी आपका कंप्लीट एनालिसिस है। तो हर सब्जेक्ट का एक रिमार्क रहेगा आपका खुद का, कि मुझे समझ में आया कि जो हम यूजुअली नहीं करते, इवन आपका प्रीलिम्स आ जाता है जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया होगा, तो देखो हम देखते पेपर छोड़ देते, थोड़ी देर बुरा लगता है अगर नहीं हुआ है तो, ठीक है, और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते कि हाँ इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आए थे, इतने क्वेश्चन, ठीक है चलो ऑनलाइन भी देख लेते, फ्री में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, बट खुद का कितना गलत हुआ है और खुद का वीक एरिया कौन सा रहा है ये हम देखते नहीं। बट वही हम कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन से रखेंगे एंड नाउ वी विल फाइंड आउट कि हाँ हमारा वीक एरिया कौन सा रहा है। ठीक है, एकदम अच्छे क्वेश्चन, हैंडपिक क्वेश्चन थे, दुनिया भर का सिर्फ क्वेश्चन का टारगेट हमें भी कंप्लीट नहीं करना था, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन वहां पे पुट किए हैं। तो आपके पास भी एक अच्छे यूपीएससी लेवल क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी टेस्ट सीरीज तो हम एडिशनली मतलब क्लास की प्रोवाइड कर ही रहे हैं उसमें, कि आप भी ऑनलाइन, अब आजकल तो सभी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल जाते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज इज नॉट द टारगेट, बट हाँ सेल्फ एनालिसिस
एंड खुद का एक रिमार्क आपने हर सब्जेक्ट का रख दिया, तो फिर उसका आप एक अच्छे से एनालिसिस आगे कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मुझे ये समझ में आया कि मेरा दिस टॉपिक बहुत खराब है, जैसे मेरा एंशिएंट मेडिवल अच्छा नहीं है, आर्ट एंड कल्चर अच्छा नहीं है, तो देन मेन आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के आपको देखना है कि मे मंथ में मुझे टारगेट किस, तो दिस इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर वे से जाते हो तो देन इट इज पॉसिबल। अदरवाइज क्या होता है कि हाँ नहीं मेरी एक रिवीजन खत्म हो गई, चलो पॉलिटी खत्म हो गया, मैंने रख दिया, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक सब्जेक्ट, अभी हाँ मेरा एक रूल है कि अभी ये सब खत्म हो गया, फिर से रिवीजन, फिर उसके बाद रिवीजन, व्हाट इज दिस, है ना, आपको देखना तो होगा कि आपका गलत क्या रहा है, आपका आया कहां से नहीं। हर जगह पे हमारा एक चेक पॉइंट है, एवरी सैटरडे संडे इज द चेक पॉइंट, आपने वीक भर क्या किया उसका आपको आईना दिखा रहा है ना, आप कितने पानी में हो, तो वो पानी में दिखना भी जरूरी है, क्योंकि समझेगा तो सही तो हम कहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पर एनालिसिस होगा। तो rather than giving multiple tests, give minimum test and just check out yourself every week, आपको खुद को एनालाइज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से अभी हमारा प्लान चल रहा है, अब इस प्लान के बारे में और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू विल गेट ऑन यूट्यूब, जो ऑलरेडी हम प्रीलिम्स पल्स प्रोग्राम के बारे में 3 घंटे का सेशन ले चुके हैं, इसमें काफी डिटेल में हमने हर प्लान को डिस्कस किया। तो आज हम टारगेट वही है हमारा, दैट इज द target of the most important subject, environment and geography. You want to clear the prelims, ये अपना एक tentative analysis है, हाँ, जिसमें 23, 22, 21 and 20 भी अगर आप देख लो, लास्ट 4 साल के पेपर भी देख लो, तो भी अराउंड आपको अंडरस्टैंड होगा कि अब पैटर्न क्या रहा है और क्या हो सकता है। एंड आफ्टर दैट करंट में शायद यहाँ पे नंबर कम दिखेंगे, बट इसलिए कम दिखेंगे क्योंकि करंट का मैंने थोड़ा ऐसा किया है कि सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, जैसे अभी एनवायरमेंट सब्जेक्ट में जो भी करंट था तो एनवायरमेंट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बहुत सारे लोग, जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल नागार्जुन काराबाग रीजन का, वो आप इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर्स में भी पकड़ सकते हो, बट आई विल से दैट इट इज द प्लेसेस इन द न्यूज़, क्योंकि लोकेशन ही पूछा, आपको दुनिया भर का नॉलेज में पूछा है कि किसके बीच में इशू है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान का क्या पॉलिटिकल इशू, को थोड़ी पूछा, आपको लोकेशन पूछा है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी। सेम का क्वेरी है ना, मानते हैं कि डिस्प्यूट है वगैरह सब कुछ है, बट लोकेशन पता होगा तो फिर शायद वो हम आंसर कर पाते। सेम का कोई क्वेश्चन आया था 2022 में, तो फिर वो हमने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ। जैसे साइंस एंड टेक का अगर कोई क्वेश्चन रिसेंटली एक आधे यान रिलेटेड है, चांद्रयान रिलेटेड है या मंगलयान जो भी होगा रिसेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड या बायोटेक का कुछ करंट अफेयर्स है, तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टैटिक पार्ट, है ना, मतलब डायरेक्टली उसको स्टैटिक से इंटरलिंक कर दिया। बट हाँ इंक्लूडेड करंट अफेयर्स ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आप देखो सबसे हाईएस्ट वेटेज है एनवायरमेंट। तो क्यों, क्या कारण है इसका, वो आप जानते हो, फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स साथ में होती है, वो हमेशा इतना ही दिखेगा आपको। एंड अराउंड 16 क्वेश्चन, ठीक है, एक दो थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो 38 क्वेश्चन लास्ट ईयर वाज फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग मैंने ज्योग्राफी के इसमें थोड़े से एग्रीकल्चर ऐड किए हैं, और इसमें ही एग्रीकल्चर ऐड होगा जो एनवायरमेंट रिलेटेड एग्रीकल्चर, जैसे नोटिंग मेथड 22 में पूछा जाएगा, व्हाट इज द नोटिंग मेथड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेवेंट स्टेटमेंट अबाउट नोटिंग मेथड, नोटिंग। तो क्या होता है ये नोटिंग मेथड, विदाउट प्लगिंग जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बना रहेगा, ठीक है, मतलब प्लगिंग नहीं करना है, नांगर नहीं जला अपना, राइट, वो नहीं करना, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जितना प्लगिंग करते हैं तो उतना सॉइल के साथ CO2 भी बाहर जो अंदर स्टोर्ड है, तो बेसिकली इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ सकता है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है, या एग्रीकल्चर फील्ड्स में टेम्परेचर कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा या थोड़ा हीटिंग बढ़ सकता है। तो कहां से रिलेट कर रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेट कर रहे हैं। हाँ, एक आधा क्वेश्चन पूछा गया होता अगर कि कौन सा क्रॉप कहाँ लिया जाए, कौन से सॉइल में लिया जाए, है ना, विच इज द परफेक्ट टेम्परेचर फॉर, जैसे टी के बारे में कुछ आया था लास्ट ईयर, राइट, या कॉटन के बारे में आया था 250 रोज per days 2021-22 में कुछ क्वेश्चन आया था, तो वो किससे रिलेटेड होगा, फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हाँ, तो ऐसे हम अगर डिवाइड करते हैं तो एग्रीकल्चर और इसमें ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में एग्रीकल्चर भी ऐड किया, तो देखो कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, अराउंड 16 and 24, 23 के अराउंड एनवायरमेंट। सो इम्पोर्टेंट है, राइट, इतना तो समझ में आ रहा है।
हम्म। तो देखो, अब बात ये है कि देखो हम आपने कहाँ से कैलकुलेट किया, आई डोंट नो दैट, बट देयर आर क्वेश्चंस की देखो खुद से किया तो फिर शायद ही कुछ ऐड करना भूल जाओगे। तो दिस इज ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के 38 क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गिवन, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड कि जैसे मंडल की क्वेश्चन है। यस, हाँ ठीक है। तो एनवायरनमेंट के भी ऑब्वियसली फिर बच्चा कुछ एनवायरनमेंट है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, मैं बाद में दे क्योंकि आज उतना टाइम नहीं कि मैं हर चीज को आपको बताऊं कि हाँ एनवायरनमेंट की एक दो तीन ऐसा करते करते आपको एक भी क्वेश्चन जरूर नहीं, आप उसमें शायद अपने करंट को ऐड करते हैं, करंट रिलेटेड एनवायरनमेंट, जैसा अभी आईयूसीएन है तो इट इज बेसिकली इन द करंट अफेयर्स, बट आईयूसीएन तो एनवायरनमेंट का पार्ट है, हम रेगुलरली इसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि लोग साइंस वाला एकदम मार्सुपियल्स पूछे तो वो शायद बायोलॉजिकल साइंस में कंसीडर करते हैं, तो बट मैं तो एनवायरनमेंट ही कहूंगा क्योंकि मार्सुपियल्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा एनवायरनमेंट में आप स्पीसीज का जब स्टडी करते हैं तब मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दैट देखो स्पेरल्स के बारे में समटाइम वो शायद एनवायरनमेंट में नहीं कंसीडर होगा, बट मैं तो कहूंगा स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। और देखो आगे कि जैसे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्वेश्चन, तो वो किसका आएगा, अगेन समटाइम वो शायद साइंस में कंसीडर करते हैं, बट वैसे दैट कि देखो उनके टेम्परेचर के बारे में पूछा है कहाँ ग्रो हो सकते हैं उसके, अब ये है ना साइंस एंड एनवायरनमेंट करेक्शन का पार्ट है, ठीक है, साइंस एनवायरनमेंट, तो आई हैव एडेड इन द एनवायरनमेंट क्योंकि हम एनवायरनमेंट पढ़ते टाइम भी थोड़ा अलर्ट रहे, जैसे मैं कहता हूँ ना एनवायरनमेंट आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपको तीन ही टॉपिक दिखेंगे, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वैसा नहीं करना है कि आपको करंट में भी जाना होगा, एग्रीकल्चर में भी जाना होगा, एनवायरमेंट रिलेटेड साइंस को भी रीड करना होगा एंड मेनी, ओके। जैसा भी आप बोलोगे कि सर एक कावेरी बेसिन पे क्वेश्चन है कि जो आज कल में ही मैंने कुछ बैचेस में कवर किया था इसलिए याद आ रहा है, तो कावेरी बेसिन में कौन से नेशनल पार्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर द पार्ट ऑफ कावेरी बेसिन, ठीक है। ऑप्शन दिए थे कुछ अलग अलग, सत्यमंगलम है, बांदीपुर है, नगरहोल है, पापीकोम है, ठीक है, ऐसे चार पांच ऑप्शन थी, अभी अभी का क्वेश्चन है 21-22 का कुछ क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ 2-3 साल का क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ इसको किसका क्वेश्चन कहूंगा, तो वही होता है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन सबके पर्सपेक्टिव से अलग हुआ। मैं कहूंगा कि जब आप देखो नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, सेंचुरी पढ़ रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हो, तो आप आसपास की रिवर देख लो, आप आसपास के माउंटेन देख लो, मैं तो कहूंगा आसपास के ट्राइबल भी देख लो कि वहां पे कौन से ट्राइबल, जैसे नीलगिरी में जाओगे तो टोड़ा है ना, इरुला है, मुदुगा है, तो पढ़ लो ना, क्योंकि वो वहां रहते हैं ना, तो फिर हम बायस पर, तो ये मेरा हमेशा अप्रोच रहा है कि वाइड एंगल अप्रोच जिसको, तो फिर इसलिए मैं उसको एनवायरमेंट की कंसीडर करता हूँ। हाँ आपके एंड से होगा कि नहीं मैं साइंस पढ़ूंगी तब शायद मैं ये कवर करूँ, तो इसलिए बहुत सेग्रीगेशन नहीं करना, एक ही सब्जेक्ट को लेकर फिर आप वाइड एंगल से कर तो बैठे होगा, और रियली इसके अंदर आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन होगा, नो क्वेश्चन इज एग्जैक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे वर्ल्ड का चेन है, आप बोलोगे सर ये तो करेक्ट, बट ये एनवायरनमेंट में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ मॉस्किटो वगैरह का स्प्रेड, डिसीज स्प्रेड है ना, तो हेल्थ रिलेटेड काइंड ऑफ वो हमने एक अलग से चैप्टर रखा है जो मैं रिवीजन सेशन में भी लेने वाला हूँ, तो अराउंड लास्ट क्वेश्चन इज 30, तो एग्जैक्ट नो क्वेश्चन इज एग्जैक्ट, इवन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी समवन से कि हाँ सर वो करंट का पार्ट है क्योंकि रिसेंटली ये अलग अलग नागवा की मीटिंग्स वगैरह, बट ऑब्वियसली नागवा 2010 से किसका पार्ट है, ऑब्वियसली फिर एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो 38 क्वेश्चन मतलब थे, ये तो चलते रहेगा, और सबके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, बट जो भी है तो आ तो रहे इंटरलिंक कहीं ना कहीं तो हो रहा है, दैट इज द पॉइंट, ठीक। तो एनीवेज कम बैक टू दिस पॉइंट, सो नाउ अराउंड 16 एंड 24 अगर हम देख रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाटएवर, या करंट से रिलेट करो, साइंस से रिलेट करो, ज्योग्राफी से रिलेट करो या इंटरव्यू भी करना है, तो 30-40 मार्क पे करेंगे, मतलब मेरिट निकालना है तो ये बहुत डिफाइन होगा कि हाँ इसमें है, बट द थिंग इज कि क्या सच में, मुझे बताओ मेरिट कितना लग रहा है, अगर हम देखते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, या सबको हम सबसे कम वेटेज अगर किसको देते हैं तो वो कौन है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे सब्जेक्ट जनरली, राइट। या इन जो अभी हमने ऊपर सभी सब्जेक्ट देखे इसमें
आप सबसे ज्यादा टाइम कहाँ देते हो? पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, राइट, हिस्ट्री होता है, इथिक्स, अगर इनकेस मेंस में जाओ तो इथिक्स होता है। अपना छोटा मोटा प्लेयर आता है जब वो होता है अपना एनवायरमेंट, जिसको सबसे कम टाइम देते हो, क्योंकि आपको लगता है शायद कि हाँ बस शंकर एस पढ़नी है या है ना वहां से करना है और हो जाएगा, मतलब इजी है, इजी टू कवर। बट गाइस सच में ऐसा होता है, जबकि क्वेश्चन इतने सारे लिख रहे हैं तो मेरिट भी तो ज्यादा होता है। कि अगर सच में स्टैटिक से अगर आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरिट इसके पढ़ने भी अगर आप जाओगे तो अराउंड 120 के आसपास, या इवन चलो बहुत पुरानी भी बात है, 2016 की बात है, देखो 116 था मेरिट, फिर 17 में देखो 105 है, फिर 98 है, 98, 92, 87, 88, एंड दिस ईयर अराउंड कहाँ जा रहा है तो फाइनली है, बट इट विल बी अराउंड 85, कहाँ जा रहा है? तो कम हो रहा है मेरिट, क्यों हो रहा है कम? सोशल मीडिया बढ़ रहा है, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बढ़ रही है, ऐसा कुछ है क्या? तो वैसा तो नहीं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिसको टाइम पास करना है वो तो टाइम पास ही करेंगे। बट देखो कम होने का कारण ये है कि स्टूडेंट्स, देखो यूपीएससी पहले कम बोला था, ठीक है, जो अब देखोगे एनसीईआरटी बेस्ड था, सभी टॉपर वही कहते थे हाँ एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी, हाँ हो गया जॉब, ठीक है। तो जैसे शंकर एस पढ़ लो हो गया, लक्ष्मीकांत पढ़ लो हो गया पॉलिटी, राइट, स्पेक्ट्रम पढ़ लो हो गया वो। बट आज के डेट में वैसे नहीं रहा, मैं वही बता रहा हूँ कि आप ठीक है वो पढ़ लो, दैट इज द बेस, दैट इज द फाउंडेशन पार्ट, बट वो एग्जाम नहीं क्लियर करेगा। मैं इसलिए मैं कोई बुक को कभी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बुक को भी पढ़ना है आपको, बट एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, दैट्स ऑल। बाद में थोड़ा स्मार्ट कर लो यूपीएससी क्या चाह रही है, और वो शायद स्टूडेंट नहीं देख रहे इसलिए शायद मेरिट कम, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। इररेस्पेक्टिव स्टूडेंट को लगता है कि यूपीएससी शायद इररेस्पेक्टिव क्वेश्चन बढ़ा रहा है या कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं हर एक क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड बता सकता हूँ, और ये इवन मैंने 2021 के पेपर में तो एक ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाला था द हिंदू कि जो सबको लग सकता है रस्टी स्पॉटेड कैट कौन पूछता है, ठीक है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था ओरंग ब्यूटन्स, राइट, वो क्यों पूछा, वो तो इंडिया में नहीं मिल रहा है, वो कहाँ, मतलब कोई ऐसे तो दुनिया में इतने सारे स्पीसीज है, ऐसा लगेगा जिसको रिलेवेंस नहीं पता, बट ओरंग ब्यूटन का स्मगलिंग हुआ था एंड जो इंडिया से लिंक था, ये द हिंदू में न्यूज चल रही थी, और ये मेरे इवन जो डेली कवरेज होता है उसमें भी मैंने कवर किया था, या इवन मैंने एग्जैक्टली बिफोर द एग्जामिनेशन वो इंस्टाग्राम का अपना जो चैनल है वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले, ठीक है, जो आप देख सकते हो कि बिफोर एग्जाम, बिकॉज द हिंदू, अब ऐसा नहीं कि क्या मैंने कुछ अलग से किया, बस द हिंदू के स्क्रीनशॉट है। द थिंग इज कि आपको अलर्ट होना जरूरी है कि कौन सी स्पीसीज पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो अकेले इंडिया में 8000 स्पीसीज, मोर देन 8000। अब दुनिया भर के कितने ओरंगुटन जैसे कितनी स्पीसीज होगी वो सच में आप पढ़ोगे क्या, आपको नहीं पता है, इसलिए पेपर लगता है इररिस्पेक्टिव, और फिर यहाँ पे अटक जाए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और वो शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट पुराने जो पैटर्न होता है, इंडिया में प्रॉब्लम वही है कि एक को फॉलो करते हैं तो उसी को फॉलो करते हैं, मेंढा सरकार जब व्हाइट का कॉट पीपल हिट ट्रूथ है कि बस वो टॉपर में बोला सर हाँ वही करना है तो वही करना है, रुको जरा, थोड़ा बैठो, शांति से बैठो, देखो पेपर देखो, फिर सब समझेगा। और ओवर कॉन्फिडेंस वो मत रखो, सुनो जरा सामने वाले क्या बोल रहे हैं, सच में इसमें घर पे जाके बैठो देखो कि हाँ सच में कहीं ना कहीं रिलेवेंट कर रहा है, और एक्सेप्टेंस रखो, ब्रॉड माइंड रखो थोड़ा सा। अगर कल जाके कोई अदर टीचर भी बता रहा है कि हाँ स्टैटिक से आज भी करेक्शन, तो देखो वो भी देखो, ऐसा नहीं कह रहा कि वो मत देखो, बट हाँ कहीं ना कहीं आप जब खुद एक बार एनालिसिस करने बैठोगे यू विल नोटिस दैट देयर इज नो क्वेश्चन, लिटरली नो क्वेश्चन फ्रॉम शंकर, वो बुक की गलती नहीं है, क्योंकि यूपीएससी नहीं चाहता आप बुक में अटको, आप थोड़ा बाहर निकलो, अवेयर हो जाए। दे वांट अवेयर स्टूडेंट्स, नॉट लाइक रट्टा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो रट रहे हैं बस उनका, उनको नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट। तो इसलिए है ना, अगर एग्जाम निकालने तो यू मस्ट बी अवेयर, एंड जो नहीं हो रहे तो उनके साथ भी आना, ठीक है, जो इसको भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाए। और इसके पहले क्या था, तो यूपीएससी सीधा सीधा था एनसीईआरटी लेवल का, बट होता है पैटर्न तो धीरे धीरे बदलेगा, है ना, और भी कुछ चेंजेस इसमें आएंगे। सोचो ना आप लोग कि जब से आपको समझ रहा है, मतलब 2000 ईयर 2005 तो मैं बोल सकता हूँ, या 2010 से आप पेपर तो देखे होंगे आपने, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। आज 2024 चल रहा है, 14 साल में
लिटरली मतलब ओनली लास्ट ईयर इतने साल यूपीएससी को लगे ये समझने में कि एलिमिनेशन मेथड को तोड़ना है, समझा कि नहीं? अभी तक तोड़ नहीं सकते थे, बट वो भी खुद को अडॉप्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी उनको उन्होंने समझा कि हाँ 1 and 1 2 3 ऑप्शन है, तो 2 2 2 स्टूडेंट को समझ गया, वो कट कर रहे हैं और फिर वो बराबर पहुंच जा रहे हैं। उन्होंने समझा नहीं ये भी तोड़ना है, राइट। वो और लेके आएंगे ऐसे स्कीम्स, वो पावरफुल लोग हैं, राइट। वो हम बैठे वाले लोग मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक एक क्वेश्चन को बहुत रिस्पेक्ट के साथ निकाल रहे हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ द सब दुनिया नश्वर है ना, मतलब बोथ इज करेक्ट ना, ऑल इज करेक्ट, तो वो निकाल दो माइंड से ना, मतलब वो तो निकाल दो कि रिस्पेक्ट करो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को दिल लगा के एंड टू एंड एक एक लाइन से पढ़ो, देखना उसको रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट। ये मैं जब ऑनलाइन कुछ क्लासेस लेता हूँ वहां पे मुझे बहुत फील होता है कि यार स्टूडेंट विद इन अ सेकंड 5 सेकंड में ऑल ऑफ द तो चल क्या रहा है, मतलब यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, मुझे भी पढ़ने को टाइम लग रहा है वो, मतलब जबकि मैं खुद उसको निकाल चुका हूँ क्वेश्चन को। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है, तो नहीं, आदत आदत होती है, भले आप छोटी भी कहीं ना भी एक आधा क्वेश्चन कहीं पे भी ऐसे चलते चलते भी खाना खाते टाइम भी ऐसे देख रहे हो, उसको भी रिस्पेक्ट के साथ, तो रिस्पेक्ट जो होता है वो एक आदत होती है, ठीक है। तो वो आदत बनाए रखो, दैट्स ऑल। तो बहुत सारे चीजें हम आगे चल के डिस्कस करने वाले, बट हाँ मेरिट समझ में आ रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, तो उसका यही कारण है अप्रोच, ठीक है। अब ठीक है, तो द थिंग इज कि अब इसमें हमने सब देखा, और जिसमें कि करना तो सबको है, बट कैसे करना है ये नहीं पता सबको, राइट। मतलब एक्चुअल तो सबको करना है, एंड सभी चीजें है कि इसमें सर बैठना है एनालिसिस के लिए, बट देखो आज आपको अच्छा लग रहा है, सच में इसके पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस लिए, बट वही होता है कि करना सबको होता है, बट वो जाके जब बैठते हो तो हार्डली पीवाईक्यू 2 3 साल का देख लेते हो, उसके बाद का एनालिसिस रह जाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आज यहाँ पे बैठे हैं कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत दी, रेगुलरली एवरी संडे टू संडे आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, बट पीवाईक्यू पता नहीं मन नहीं करता होगा, या पीवाईक्यू उतना बाय होल्ड नहीं, बाय हैंड नहीं। आज मैंने इतने क्वेश्चन आपको बताया, कावेरी बेसिन ये वो, ये इतने मन में बैठने करते क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि आप उसको शायद एक ही बार पढ़ रहे छोड़ दे रहे हो। बट जैसे मैंने कहा ना कि टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पीवाईक्यू को देना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो अगर ध्यान में रखो तो फिर शायद हम उस अप्रोच से बाहर निकले। आउट ऑफ द बुक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले से और आखिरी तक यही बताऊंगा आपको, बुक से बाहर निकलो। हाँ बुक पढ़नी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़नी है, बट एक सर्टन लिमिट तक, उसके बाद एंड इट। नेक्स्ट टाइम अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे होगा। बाकी तो प्रायोरिटी हम एनवायरमेंट सब्जेक्ट को देने वाले हैं, बट वही है कि एनवायरमेंट सबसे लास्ट में लेते हैं, और इसका इश्यू क्या है कि वो हमने देखा कि बस स्टैटिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टैटिक से बाहर निकलो। जब भी स्टैटिक से बाहर निकलोगे तो फिर मतलब नहीं तो वही होगा कि फिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, एंड एक होगा कि फिर बस वही चलते आ रहा है। एग्जाम के बाद फिर अरे हाँ शायद सर को सुनना चाहिए था, बट बाद में सब आता है और सर में बर्बाद हो गया, अब क्या करूं, है ना। वो एक अप्रोच लेके आते हैं, तो अच्छी बात है आज यहाँ पे बैठे हो आप लोग। एग्जाम के बाद आने वाले स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो रो रो के आते हैं। हाँ जो पहले आते हैं पूरे एफर्ट्स लेते हैं, फिर फेल हो जाए तो आए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, बट आज यहाँ पे नहीं बैठे हैं और फिर एग्जाम के बाद आने वाले मतलब ये कैटेगरी के स्टूडेंट, ठीक है, कि जो सर अब हो गए लुढ़के बर्बाद हो, राइट। बट हाँ जो यहाँ बैठे हैं और सच में वो एंड तक टेस्ट को देते रहेंगे, एंड तक अप्रोच फॉलो करेंगे, तो निकल ही जाएंगे। पहली बात तो निकलने वाली है अगर आप कंसिस्टेंट हो। हमारे जो प्लान्स दिए हैं या कोर एरियाज आपको भी समझे, उसको आप फॉलो करो रिगरसली। इन केस नहीं निकले, मतलब भगवान अगर ऐसा हो, बट इन केस हो जाता है, कुछ इश्यूज आ जाए एनीवे या सीसेट कुछ इशू आ जाए, ठीक है, हम एक नेगेटिव साइड में पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ये तो हम बोल नहीं सकते 100%, कोई इंडिया में कोई नहीं बोल सकता आपकी निकलने वाली है ना, कोई है ऐसा नहीं है, तो फिर वो फिर 24 दिन में पैसा डबल ऐसा कुछ हो गया, 2 दिन में पैसा डबल है, तो वो वाला कैटेगरी होगा, वो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो वो बात है कि देखो नो बडी कैन एक्सपेक्ट, बट हाँ हम होप्स पे चल सकते हैं, हम मैक्सिमम परसेंटेज को हिट कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो आप आ जाते हो कि देन ओके वी विल गिव अवर बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम क्लोज रहे। ऐसा नहीं कि 85 आ रहे 40 आ रहे हैं ना, हुआ है शायद लास्ट टाइम किसी के साथ हुआ है, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स 50 आ गए 60 आ गए, ये बहुत बड़ा
अगर आपने पूरी एफर्ट्स के साथ किया तो आपका अप्रोच ही गलत हुआ है, जिस वजह से आप बचा सकते हो। हाँ, नहीं निकले ना तो 2-3 मार्क्स से नहीं निकले तो मैं समझ सकता हूँ, है ना, कि वहां पे स्कोप ऑफ पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर निकल जाए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर हमारे प्लान को ना फॉलो करो, अगर आपका 2-3 मार्क का भी मार्जिन रह जाता है इनकेस, जैसे 87-85 मेरिट है, तो 2-3 मार्क आगे पीछे है तो ठीक है, आप सही रास्ते पे हो, बस थोड़ा कहीं ना कहीं इशू हो गया, फिर आप अपना अपना करो, ठीक है। बट हाँ, हालत अगर ऐसी कि 50-60 पे हो और 20-20 मार्क का मार्जिन है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, फिर ये हमेशा रहेगा आपके माइंड में क्वेश्चन कहां से, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कम आउट ऑफ द बुक एंड विल डिस्कस कि क्या करना चाहिए। बाकी अपने नोट्स वगैरह उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर अब आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट का सिलेबस माइक्रो टॉपिक निकालो, दुनिया भर के अवेलेबल है ऑनलाइन, देयर इज लॉट ऑफ टॉपिक। अब बोले सर इतने पढ़ेंगे तो कैसा होगा, आप देख लो, मतलब सिर्फ इकोसिस्टम में देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक, राइट। बायोडायवर्सिटी में जाओगे, मतलब पढ़ना भी क्यों इसको, ठीक है, बायोडायवर्सिटी में जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब मतलब इंडेक्स भी लेके बैठो तो शंकराचार्य का वो देखो, ये 500 के किधर तक लिखा है ना, वो कहां से दोगे आप, राइट। तो ये भी लिख रहा है, सिलेबस देखो, सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स के गाइड्स हैं, वो होगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, उसके अलग अलग टॉपिक, अब इतना लाइन टू लाइन कवर करोगे तो कैसे होगा, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा। और इसमें करंट अफेयर्स तो अलग से तो इसीलिए थोड़ा फोकस एरिया पे हम टारगेट करेंगे, जैसे मैं 10 पिलर्स कहता हूँ एनवायरनमेंट में ना, अब थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। वो है कि 3 तो मेन है जिनको मैं मिक्सर पिलर ही कहूंगा, और इसके आगे के भी अलग से ऐड ऑन करूंगा। वो है कि क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी एंड यस इकोसिस्टम। इसको रैंक वाइज ही लगाया मैंने, लेस इंपॉर्टेंट या सबसे हाई इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आपको भी बताया, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, एंड उसमें भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस गैस एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है, दोनों भी अलग टॉपिक है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, ज्यादातर टेम्परेचर राइज के बारे में हम बात करते हैं, एयर पोल्यूशन से हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स में यहाँ पे टारगेट होगा। सब बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक क्योंकि आजकल बहुत प्रश्न आ रहा है। बायोडायवर्सिटी फिर एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड थर्ड इज द इकोसिस्टम। इसके अलावा और भी हम पिलर्स की बात कर सकते हैं कि जो अनदर इंपॉर्टेंट पिलर्स है, टोटल 10 जिससे मैंने कहा, जिसको ओवरव्यू में डिवाइड करूंगा, मतलब ओवरलुक तो आप ले लोगे बुक से, आप वो 3 टॉपिक पढ़ लोगे एक ही बार बार, एक बार बुक रेफर करें ओनली, एक बार 3 पिलर्स के लिए बात खत्म। उसके बाद इन पे टारगेट कौन, ये 3 बाकी बचे मुझे 7 कौन है, तो दैट इज प्रोटेक्टेड एरियाज ऑल, जिसमें क्या क्या आता है वो आगे हम देखेंगे, बट छोटा मोटी मैं अभी बता दूंगा। तो जिसमें आएगा एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड पार्क, ठीक है, एंड मिनिमम, तो वो इसमें आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, डीमार्केट करते हो या नॉन सैक्रोसेंट हो, तो सैक्रोसेंट या नॉन सैक्रोसेंट, मतलब डिफाइंड या नॉन डिफाइंड किसी भी तरीके से। जैसे सैक्रेड ग्रूव्स पता है आपको, सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जिनको हम, है ना, एक तो वहां की लोकल कम्युनिटी नेटिव जो होते हैं वो अपना अपना प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऐसे डिफाइंड नहीं होता कि हाँ इतने बॉर्डर है उतना ये पार्ट, तो उस तरीके से व्हाटएवर। बट प्रोटेक्टेड एरियाज का क्या स्टेटस है इंडिया में, हम वर्ल्ड में कि कोई अगर न्यूज में है तो शायद वो देखना पड़ सकता है। इसके बाद एक्शन पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट रिवार्डिंग टॉपिक, क्योंकि लिमिटेड एक्शन पॉलिसीज आता है, बट उसको अगर अच्छे से कवर करो तो एक ना एक क्वेश्चन ठीक होता है, और एक क्वेश्चन की अहमियत आप लोग जानते हो, है ना, एक क्वेश्चन के लिए भी लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, एक तो आ जाता है मिनिमम, एक तो मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जैसे लास्ट 4-5 साल का मेरा जो ट्रेंड एनालिसिस वो हम मेन सीरीज में देखेंगे, मेन सेशंस में देखेंगे, आपको मैं हर साल का क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पे क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट के रूल पे क्वेश्चन है, सीआरजेड पे क्वेश्चन है, वेटलैंड रूल्स पे क्वेश्चन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे तो दुनिया भर के क्वेश्चन है, मतलब उसमें है ही इतने 11 इनिशिएटिव्स आते हैं, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ना। फिर उसके बाद और क्या आता है, जैसे जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो
जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को परमिशन देते हैं एंड टोटल ऐसे क्या है। आज वो टॉपिक नहीं है हमारा, बट मैं बता रहा हूँ उस पे 3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, इवन 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, इसमें भी काफी क्वेश्चन। तो इसलिए मुझे एक थीम समझे कि हाँ एक्शन पॉलिसी में लेके बैठूंगा और उसको कवर करूंगा, ठीक है। इसका भी एक सीरीज मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आराम से आप देख सकते हो, जिसमें पूरा मैंने कवर किया। मतलब अभी तक 5 एक्ट हो चुके हैं पूरे डिटेल में हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ। सीआरजेड 1991 में आया था, तो 2011 में क्या चेंज हुआ और अभी 1819 में इसमें क्या चेंज हुआ सीआरजेड कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर। तो उसके इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा मतलब क्या है। पोल्यूशन में देखो आप दुनिया भर के पोल्यूशन, उसमें आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे काफी सारे पोल्यूशन के पॉइंट लिखे हैं, शायद जिसमें क्लाइमेट चेंज किया है और शायद पोल्यूशन आगे रहेगा। यही पे देखो काफी सारे पोल्यूशन के भी पॉइंट्स हैं, बट द थिंग इज इतने पोल्यूशन कर रहे नहीं है। जो पोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से, एयर एंड वाटर, ज्यादातर उस पर टारगेट करता है ना, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इसको प्रायोरिटाइज करो। बाकी आप ही जाए तो वो करंट अफेयर्स है। पर एयर पोल्यूशन क्योंकि आज का बहुत बड़ा इशू बन चुका है और बार बार क्वेश्चन मेंस में भी दिखे गए कि ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस पे 2022 का मेंस का क्वेश्चन था। इवन प्रीलिम्स में एक्यूआई क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है ना, या लैंड सेंटर रिपोर्ट क्या है। तो ऐसे रिपोर्ट्स को यहाँ पे मुझे लगता है देखना चाहिए, करंट से कनेक्ट करो और एयर एंड वाटर इस पे ज्यादा फोकस। जैसे सॉइल है तो ऑलमोस्ट ना के बराबर रेडिएशन या रेडिएटिव पोल्यूटेंट्स होता है, तो सिलेबस में हम अननेसेसरी टाइम डालते हैं तो जरूरी नहीं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एंड ट्रीटीज, यू विल से दैट ट्रीटीज आल्सो। ट्रीटीज कौन है सब, ट्रीटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो सब यहाँ पे 8वें पिलर में आएगा, आगे हम देखेंगे उसको। देन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पता है सबको, ठीक है, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी एक सेशन में आपको अवेलेबल करके दूंगा। 2020 सबसे इंपॉर्टेंट मैंने निकाल के आया कि जिसमें सेंट्रल जो ऑथोरिटी है इंडिया में, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड रहेगा, या फिर जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, राइट, इवन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, राइट। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, या वर्ल्ड लेवल पे WWF, IUCN, UNEP, ये सब आपको पता है, उसका एक कवरेज है ना। तो वो भी क्वेश्चन बार बार बनते, बट हाँ 2021-22 के बाद इसमें थोड़ा अप्रोच बदला है, और वो ऐसा देखा गया कि उन्होंने पूरा कन्वेंशन के रिसेंट इनिशिएटिव्स पे टारगेट किया। अभी ये कैसे, तो जैसे अभी एक क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो उन्होंने पूछा था कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है ना, GCCA, ये किसका इनिशिएटिव है, EU का था, OECD था, G20 था, एक्सेट्रा। तो मतलब यहाँ पे आपका टच होना बहुत जरूरी है ना। जैसे अभी ISA तो सबको पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव था इंडिया का, बट कहाँ लॉन्च किया गया, दैट इज इन UNFCCC। फिर उनके टारगेट्स क्या है। तो आजकल जो है वो अब WWF, IUCN, साइट्स, ये पुराने ऑर्गेनाइजेशन 1970s 80s की बात, अब उस पर थोड़ा कम टारगेट हो रहा है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, नई मीटिंग जो हुई CBD की बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें कुछ आउटकम्स आए, तो वहां से ज्यादा पूछ रहे है ना। फिर क्लाइमेट चेंज में UNFCCC के मीटिंग्स होते हैं, जिसमें दुनिया भर के, जैसे ग्लोबल शील्ड फंड आया था लास्ट ईयर है ना, अभी लॉस एंड डैमेज का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। फिर लीडिट आया था, लीडरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन आया था। फिर उसके बाद मार्स मिशन आया था, मिथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये सब कहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे आया था COP27 में। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, इनिशिएटिव्स विच आर यस द पार्ट ऑफ रिसेंट मीटिंग्स है ना, तो उस पे ज्यादा टारगेट हो रहा है रादर देन द ओल्ड वन। नाउ क्लियर एवरीवन, क्योंकि यूपीएससी वही चाहता है बुक से बाहर, वो अप्रोच हमेशा याद रखना। बाकी करंट अफेयर्स कितना करना है, तो देखो अगर आपका अटेम्प्ट, काफी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए कि जिनका अटेम्प्ट शायद इस बार भी नहीं है, उनको भी आज मैंने इन्वाइट किया था इस क्लास के लिए। तो देखो हमने जब डिसाइड किया यूपीएससी करना है, तो तब से आप करंट पढ़ोगे, वो तो अपने हैबिट का पार्ट है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो इंटरव्यू भी हुआ तो भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो डेली हैबिट है। न्यूज़पेपर रीडिंग इज द डेली हैबिट एंड करंट अफेयर्स इज द डेली हैबिट। तो इसलिए मैं कहूंगा कि डेली पढ़ो। अब रही बात इस बार आप अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो उससे 1.5 साल पहले का रिवाइज करें, ये मैं कहता हूँ।
है ना, आपका अटेम्प्ट 26 में 27 में या 25 में है, तो आप प्रिपरेशन आज शुरू कर चुके हो तो आज से पढ़ो, भले वो 2 साल से ज्यादा निकल रहा है, 1.5 साल से ज्यादा निकल रहा है, या इवन 3 साल से भी ज्यादा निकल रहा है, रीड इट, क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि कनेक्शन होगा। अब आज तो मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि आज दुबई में मीटिंग हुआ यूनिट पेपर से, का मतलब पेरिस से कनेक्शन नहीं है उसका, है पेरिस से तो कनेक्शन है, क्योंकि पेरिस की मीटिंग अभी कमिटमेंट पीरियड में चल रही है, पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली, राइट। तो पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, इरिस्पेक्टिव आपका अटेम्प्ट कब है, और आपका अटेम्प्ट अगर इस साल है तो 1.5 साल पीछे जाओ, 1 से 1.5 साल मिनिमम। तो जैसे मैं कहूंगा कि जनवरी 2023, क्लियर है, अभी 24 चल रहा है, राइट, ओके, हाँ, तो फर्स्ट है समझना है डिटेल्स ऑफ द स्पीसीज, तो कौन से स्पीसीज जो करेक्ट है, अब सभी तो नहीं करना है, वो हम देखेंगे कि कौन से स्पीसीज को पढ़ना है, ऑल स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन द लास्ट 1.5 ईयर, वो इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखेंगे हमको फ्लोरा एंड फौना होगा, इसमें एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज आल्सो, इवन मरीन स्पीसीज, जैसे सी कुकुम्बर का अभी रिसेंटली चाइना के साथ स्मगलिंग ऐसा कुछ पकड़ा गया था, जिनको हम गार्बेज कलेक्ट करके सीखे, वो एनिमल है, बट हाँ सी एनिमल टाइप में आता है, कुछ उस टाइप में आता है, तो वो हमें उसका डिटेल पता चाहिए, उसका रोल क्या है, कौन से कैटेगरी में आता है, फिर आपका साइंस नॉलेज, ठीक है, फिर वो कैसे वर्टिब्रेटेड इनवर्टिब्रेटेड या मार्सुपियल है या जो भी है व्हाटएवर, वो आपको डिटेल साइंस कनेक्शन के साथ उसको लिखना है, वो विकिपीडिया पे बस डाल दो सी कुकुम्बर, इमीडिएटली पहले पैराग्राफ में लिखिएगा कि उसका कैटेगरी, ऐसा थोड़ा स्मार्ट बनना होता है, बुक पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन प्रोग्राम, अब ये ओल्ड भी हो गए, न्यू भी हो गए, इसकी भी हम एक सीरीज कंप्लीटली ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, हर स्पीसीज का प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट रिजर्व, टाइगर रिजर्व या क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट होगा, जितने भी इंडिया में मतलब स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट है, रेड पांडा प्रोजेक्ट है, या इवन अभी रिसेंटली इसके भी टर्टल रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स है, या और भी कुछ हो गया, अंगुल का प्रोजेक्ट है, तो उसका एक ही सेशन में मैंने सभी प्रोजेक्ट कवर किए, तो यू कैन कवर दैट, ओके, बट करंट में इसमें भी टच करना, नेक्स्ट है स्पीसीज कंजर्वेशन एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की ज्यादा आता है, ठीक है, वो भी आप फोकस करो, बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज तो हम उधर भी देख चुके हैं, तो समझ में आ सबको प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स 1.5 ईयर, तो हम डिस्कस करेंगे, डेडिकेटेड करो इसको, मतलब ऐसा कि इसका 1 साल का मैंने लास्ट ईयर बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी फील्ड पूरे 1 साल में बायोडायवर्सिटी की जितने भी तरीकों में उसकी उसका स्क्रीनशॉट एंड उसका कवरेज हम दिखाने पाऊंगा, क्योंकि लैपटॉप कनेक्टेड है, पर ठीक है, मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमित सर नोट्स है ना, जो टेलीग्राम चैनल, वहां पे फाइल सेक्शन में चेक करो, यू विल गेट दैट, 1 साल का पूरा बायोडायवर्सिटी का, 1 साल का एग्रीकल्चर का, 1 साल का क्लाइमेट चेंज का, है ना, ऐसे पूरे यूज कवर्ड, तो वैसा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड भी रिवीजन होना चाहिए, हाँ, सो दैट कुछ मिस ना हो। 20 लास्ट ईयर का भी, हाँ 23 का भी रहेगा, मैं भी प्रोवाइड करूंगा, इस साल का नहीं दिया ना, मतलब लास्ट ईयर का पूरे साल वो दे दूंगा, जल्द से जल्द उसको अवेलेबल कर दूंगा, पीडीएफ पर के साइट पे मिल जाएगा। तो आफ्टर दैट फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन, ठीक है, आजकल इस पे भी क्वेश्चन बहुत बढ़ रहे हैं कि जैसे डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, और उसके फॉरेस्ट रिलेटेड न्यू रूल्स भी आ रहे हैं, उसका भी मैं 2 दिन में सेशन देने वाला हूँ। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की डेफिनेशन या अमेंडमेंट बिल है 2023, तो वो क्या है, तो ऐसे 3 चीजें जल्दी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो फॉरेस्ट रिलेटेड वो जरूर देख लेना, एक्ट्स एक्सेट्रा, एंड वेजिटेशन क्या है। अब आपने देखा इस बार भी क्वेश्चन आया था, वो जैक फ्रूट कौन से प्रकार का वेजिटेशन है, इसके पहले भी आपने वो वेजिटेशन का क्वेश्चन देखा होगा कि ट्री के प्रकार पूछे जाते हैं, राइट, जैसे टी कौन से प्रकार का है, ठीक है, फिर उसके बाद रोजवुड कौन से प्रकार का है, राइट, शीशम जिसको हम कहते हैं, या फिर चंदन जिसको रेड सैंडल्स, लाल चंदन कहते हैं, राइट, वो किस प्रकार का है, तो ऐसे हर एक वेजिटेशन आपको पता होना चाहिए, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, एक्सेट्रा, सो वो स्टैटिक कहूंगा मैं, बट उसको जरूर करके रखना, ये 100% नाम भी। और आफ्टर दैट कन्वेंशन एंड मीटिंग्स रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी, एक ही आती है सीबीडी, सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पे टारगेट करना, सीबीडी को ट्रैक करो,
जैसे लास्ट ईयर मीटिंग कहाँ हुआ था? सीबीडी, वो यूनिट टेबल है। कन्वेंशनल बायोडायवर्सिटी लास्ट ईयर कहाँ मीटिंग हुई? जर्मनी बहुत दूर नहीं है, ठीक है, मतलब वहां नहीं हुआ, आसपास ये भी इतना तो सीबीडी जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है ना 1992 के आसपास, ठीक है। कन्वेंशनल बायोडायवर्सिटी सीबीडी कहाँ हुई थी? अरे आपको तो पता होना चाहिए ना, ये ना सीबीडी क्लास ईयर मीटिंग कहाँ हुई थी जिसमें 30 टारगेट्स आए थे, काफी सारी चीजें कहाँ होता है? यस यस एग्जैक्टली, कन्विंग चाइना, ठीक है। तो कन्विंग में हुआ था चाइना में मीटिंग, तो उसके बाद और एक मीटिंग हुआ था उसी साल में मॉन्ट्रियल कनाडा, इसलिए कन्विंग मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो प्लीज ये सब ब्रश अप कर लो, लंच मसला है ना आपका, ठीक है। आई नो दैट आपने पढ़ा ही होगा बट याद नहीं है आपको, इसी को कहते हैं ना तो ये रिवीजन करना है, ब्रश अप करना है, सारी चीजें करना। इसका भी सेशन पूरा डिटेल है, उसमें क्या क्या आया था, 30 टारगेट आया, फंड रिलेटेड डिमांड हुई, पहली बार से वीडियो वहां पे बोला गया, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांसिबिलिटी, फिर फंड रिलेटेड क्या इश्यूज थे, ये सब पूछेगा। इस बार तो इस पे क्वेश्चन भी था ना, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये कहां से है, आगरा में क्या था, आर्टिजन में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है, देन आफ्टर दैट अगला पार्ट है क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक डेफिनेशंस जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आते हैं, जैसे कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है, आई थिंक कार्बन फर्टिलाइजेशन इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव कांसेप्ट, वो मतलब which of the following description is for carbon fertilization, मतलब है ना, अब नहीं पता, ये वर्ड कभी सुना ही नहीं है, शायद नया है। तो कार्बन ऐसा काम कर रहा है, CO2 ऐसा काम कर रहा है जो फर्टिलाइजर जैसा काम कर रहा है, मतलब जब CO2 बढ़ता है तो प्लांट की ग्रोथ होती है, सही लगता है ना, इनिशियली नहीं लग रहा है, शायद एग्जाम में हम उसको रॉन्ग कर दिया, बट इट इज ट्रू, क्योंकि CO2 जब बढ़ता है इनिशियली तब उनके लिए अच्छा है ना, जो इनटेक अवेलेबल होता है, मतलब CO2 लिया जाता है फॉरेस्ट के लिए, तो ग्रीन ग्रोथ ज्यादा देखते हैं, उनकी ग्रीन बिजनेस या उनमें जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी, वो सब छोड़ दो, बट मुझे ये बताना है ऐसे डेफिनेशन आते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या है, सोशल कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारे, जैसे हम देखते हैं सबसे इजी आपको क्या पता है, इकोटोन क्या है ना, वो इकोसिस्टम वाले पता है ना, पिरामिड क्या है, ये पिरामिड वो पिरामिड में क्या फर्क है, एज लाइन क्या है, इको टाइप क्या है, इस तरह से जो बुक में अवेलेबल है। बट अब एनवायरनमेंट के क्लाइमेट चेंज में ऐसी कंसेप्ट आ रही है जो एनवायरनमेंट में नई कंसेप्ट बन गया है, सोशल कॉस्ट ऑफ दिस, इसको क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ना, ऐसे बहुत मिल जाएगी जो हम बाद में अलग से इसके सेक्शन के लिए बनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, डेफिनेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सो दैट एक का दूसरा क्वेश्चन जो हिट हो जाए। सेकंड है कि यूनिट फ्रीक्वेंसी अब आता है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मीटिंग्स कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें क्या होता है, सबसे फेवरेट एरिया यूनिवर्सिटी का दिस आउटकम एंड टारगेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीटिंग, ओके, एंड मोस्टली यूनिवर्सिटी मीटिंग्स के आउटकम्स। लास्ट एक दो साल में थोड़े कम दिखे इसमें क्वेश्चन, बट डिनाई नहीं कर सकते हम 2015 से 20 तक लगभग 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको टोटल इस टॉपिक, इसलिए देयर इज अ होप, है ना, देयर इज होप कि हाँ ये आता रहेगा, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी था, जिससे हमने ग्लासगो कमेटी को गया तो 95 टारगेट्स पे मेंस के क्वेश्चन है, राइट। इस बार भी दुबई में मीटिंग हुआ तो वो वहां पे भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे, वो क्या है उन्होंने भी विजिट किया, तो पूरा सा मुझे लगता है यूनिवर्सिटी अलर्ट क्या क्या होता है साथ है, उसका एक ही पूरा सेशन ऑलरेडी लास्ट टाइम मैंने दिया था, जो शामिल क्षेत्र मीटिंग हुई थी उसका पूरा लिस्ट के लिए दिए थे मैंने, 10-12 चीजें उसमें आउटकम्स हैं, वो कवर इस बार का जो मीटिंग है उसका भी ऑलरेडी रेडी है, बस वो डिलीवर करना है, तो देखेंगे जल्दी उसको भी करेंगे। नेक्स्ट है पोल्यूशन में एयर एंड वाटर, वो मैंने पहले बता दिया, बस उतना ही टारगेट करो। ग्रीन हाउस गैस है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस,
इस पे भी क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी लिस्ट, उनको कैसे कम करें उसके प्रोटोकॉल, एंड ओडीएस मतलब क्या है, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। जैसे इसका नेशनल कूलिंग प्लान है, इसमें वही करता है कि जैसे एसी रेफ्रिजरेटर्स है इनमें जो सीएफसी वगैरह यूज किया जाता है, एचएफसी यूज किया जाता है, एससीएफसी यूज किया जाता है, तो उनको हम धीरे धीरे कम करें सो दैट ओजोन को प्रोटेक्ट। इसका और करंट का रिलेशन, आई नो दैट कि आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलेटेड प्रोटोकॉल कौन से वो पता होगा, कौन सा मॉडर्न सबको पता है, ठिकानी सबको पता है, बट अब करंट में क्या है जो मैंने आपको बताया नेशनल कूलिंग प्लान जो इससे इंटरलिंक है, वो थोड़ा अलर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है बाकी को करंट अफेयर्स, तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ज्यादा स्टैटिक पे मत जाओ, बस ये सबसे फोकस एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी जो भी है इससे रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंडसेंट रिपोर्ट है एयर पोल्यूशन रिलेटेड, राइट, वो पता होना चाहिए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है क्या नहीं निकालता है ना, वो पता होना चाहिए। आईपीआर विजुअल एंड ग्रीनपीस मिलकर निकालता है। जैसे इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स सीपीसीबी के द्वारा मोस्टली हैंडल किया जाता है, तो ये पता होना चाहिए आपको वर्ल्ड लेवल पे कौन सी अथॉरिटीज हैं, बोर्ड्स हैं जो ऐसे क्लाइमेट चेंज या एयर पोल्यूशन रिलेटेड काम करते हैं। इवन वाटर के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन इन इंडिया क्या है जो वाटर पोल्यूशन की डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनका नॉलेज रहे। जैसे ग्राउंड वाटर पे डिप्लीशन होता है, तो वो आ गया समझ लो डिजास्टर मैनेजमेंट या ज्योग्राफी, पर ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है, ये किस में आ गया, एनवायरनमेंट। और इसी पे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल ग्राउंड मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऐसे दो चार ऑप्शन दिए थे और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सा आता है, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर। समझ में आ रहा है, मतलब एक्ट्स एंड पॉलिसीज भी जो इंटरव्यू करते हैं क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन को, वो भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे एनजीटी में एनजीटीपी क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज इन सभी के इश्यूज को हैंडल करने वाला एक ट्राइब्यूनल है और उसका भी एक एक्ट है। बाकी इंडिया में पॉलिसीज में जो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर 8 मिशंस क्या है, उनकी अभी के लिए क्या डेवलपमेंट है, वो सब फिर से किसमें आएगा, पॉलिसीज एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, विल डिस्कस दैट, मोस्टली करंट पे टारगेट करते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। अब ये मैं कहूंगा कि ठीक है, मतलब आज के डेट में इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट ये कैसा आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा स्टैटिक सा पार्ट है और बट आउटकम बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, तो बट तभी भी हमें करना पड़ता है। बेसिक कंसेप्ट्स है, जैसे पिरामिड बायो में छोटी छोटी कंसेप्ट होती है, वो मेक श्योर कि मतलब जैसा होता है ना कि हम जिसको बहुत इजी लेते हैं वो कभी यूज होगा, ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए एक वर्कशॉप तो इसको भी करना है। जितने भी बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशंस है, जैसे होम रेंज, होम टेरिटरी क्या करके, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म होगा, ये क्या होता है ना, ये आपका सबसे बुक का शुरुआत करना है, वो वहां से कवर कर लो, बाकी तो कंसेप्ट होता है। इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है उस पर टारगेट करो। जैसे आजकल वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि मरीन इकोसिस्टम में वाटर में क्या है, फिर फ्लोटिंग में क्या है, जैसे बेल्टिक जोन क्या है, नेक्टन्स क्या होता है, राइट, लिटोरल जोन क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इकोसिस्टम मुझे लगता है आप स्टैटिक में पढ़ेंगे, उसके में स्टैटिक पे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज बिहेवियर को तो हमने देखा इस बार काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, किंगडम उनका क्या होता है वो भी थोड़ा देख लेना, एनिमल है या फ्लोरा फॉर्म हो या उसके भी अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, वो भी देख। बाकी स्पीसीज को पढ़ने का एक ही तरीका है, शॉर्टकट में अलर्ट विद रेफरेंस, कौन से स्पीसीज पढ़नी है और से नहीं पढ़नी है वो एक ही चीज बता सकता है, करंट अफेयर्स। मतलब लास्ट 1.5 साल में जो भी मैं कंपैरिजन प्रोवाइड करूंगा उसमें जो स्पीसीज होगी उनको ज्यादा करके, बाकी अब जो आए तो वो उसको कुछ नहीं कर सकते, सभी को अटेंड नहीं कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, इधर तो भी चलेगा, एक बार कर लो छोड़ दो, वो है कभी कभार, मतलब 5-10 साल में एक बार आया तो वो सर पे क्वेश्चन आया था, तो लास्ट तो उसके पहले है उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं था, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, एक बार कर लो, और या नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इसलिए लिखा हूं इसको क्योंकि हम
रिवीजन 3 बार कर रहे थे, 3 बार इसको पढ़ा, उतनी एनर्जी आप कहीं और पे डालना, ये मेरा कहना है। इसलिए लेस इंपॉर्टेंट है, इस पे ना ही करो तो बेटर, उसका ही टाइम आप लेकर को इसमें डालो जहां पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी इंटरलिंक्ड। ठीक है, क्लियर है? 3 कोर एरियाज में कहां टारगेट करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाहर भी सिलेबस नहीं किया था, बट मेक श्योर कि ये तो ना होना चाहिए, है ना, इतना तो मेक श्योर करो एटलीस्ट। ठीक है, तो बाकी एग्रीकल्चर तो अलग से भी मैं कहूंगा अलग से पढ़ो उसको, ऐसा मत करो कि वो तो चल ही रहा है, मतलब जब सब्जेक्ट या टॉपिक वैसा पढ़ रहे हो, बट एग्रीकल्चर को लेके बैठो, जैसे आप पॉलिटी को लेके बैठते हो, हिस्ट्री को लेके बैठते हो, राइट, एंशिएंट अलग से पढ़ते हो, मॉडर्न भी अलग से पढ़ते हो, हिस्ट्री के सभी पार्ट को अलग से पढ़ते हो, तो ऐसे मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर को भी लेके बैठो। रही बात सोर्स कहां से, तो सोर्स मैं क्लास में काफी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पहली बात। दूसरा है कि अगर इनकेस मेरे एंड से भी नहीं मिलते तो फ्री upsc.com से साइट है, वहां पे एग्रीकल्चर का कोई भी इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ तो बुकलेट उठा दो, या लाइक सिंस हमसे इंस्टीट्यूट काफी अच्छे हैं, उनका शॉर्ट नोट्स आता है एग्रीकल्चर का बुकलेट, वो आप रेफर कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा उससे क्या कहते हैं उसको मार्क्स नहीं बने, वो बस आपके बेस के लिए है, बेसिक के लिए। जैसे अभी ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड स्टूडेंट्स को मैंने कहूंगा कि वो पढ़ो क्योंकि उनका बहुत डिटेल नॉलेज है, इट्स जस्ट फॉर द बेसिक। एट द एंड जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स का मैं अलग से पीडीएफ दे रहा हूं, वो बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको एक अलग से बुकलेट दे दूंगा पूरे एक साथ, तो वो वहां से ही ज्यादातर हो जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज का कनेक्शन, बायोडाइवर्सिटी का कनेक्शन है, इकोसिस्टम का कनेक्शन मिल जाएगा। रही बात बाकी कॉन्सेप्ट पे टारगेट करो, इसको अलग से कवर करो प्लीज, जैसे जीरो बजट, सस्टेनेबल फार्मिंग, है ना, जीरो टिलेज मेथड क्या है, नो टिल क्या है, या गवर्नमेंट स्कीम फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे कौन सी है, पीएम प्रणाम इस बजट में, प्रणाम स्कीम क्या है, बायो इनपुट स्कीम क्या है। ठीक है, एक मतलब बहुत सारे ऐसे होते, बैठो आराम से उसके नोट्स बना दो, शॉर्ट नोट्स, और उसको ऊपर ऊपर लिखना है, वैसे ऊपर ऊपर सर्च करो, डिटेल नोट्स अभी बनाने का टाइम नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखनी चाहिए, है ना, कि हाँ इस टॉपिक के अंदर इस गवर्नमेंट स्कीम में बस मेरा हेडिंग लिखना है। पीएम प्रणाम का अंदर क्या है, उसका कब कंप्लीट करना है, वो अभी वो टाइम है, उसका टाइम वेस्ट होगा। मेक श्योर कि अब ऐसा है कि हर पार्ट को टच हो, ऊपर से क्यों ना हो, बट सबको मेरा टच हो, ये मेरा टारगेट है। मेंस में कैसा होता है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, कम करो बट परफेक्ट करो, जितना आंसर राइटिंग के लिए है उतना ही फिल्टर करो और लिखो, क्योंकि सब तो नहीं लिख सकते। ठीक है, उसमें सबको हाथ डालने की जरूरत नहीं है, मेंस में कम ही करना, लिखना अपने हाथ में क्या लिखना है। जैसे अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिलेटेड समझ लो 15 स्कीम, तुम्हें 15 लिखो तो नहीं लिखूंगा, सीधी बात है, बट उसमें से मुझे 3 अच्छी पता होनी चाहिए, है ना, जिसको मैं लिख पाऊं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड एंड पीएम प्रधान, 3 पता ना मेरा काम हो गया। या मुझे कोस्टल कम्युनिटी को टारगेट करना है, मिश की प्रोग्राम मैंने इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टैंजिबल हो गया। अब इसके बाहर कैसे मैं उनको लेना लिख नहीं सकता हूं, मेरे को पास टाइम ही नहीं है और मेरे पास वर्ड लिमिट है। ठीक है, बट प्रीलिम्स में अप्रोच बदल जाता है, प्रीलिम्स से आप क्या है, सबको टच करके आना होगा, पता नहीं वो क्या पूछ रहे हैं, तो कवरेज तो ये था इस बारे में। बाकी तो वही है, बहुत सारे डिटेल्स है, बट हाँ वो अब रही बात इसका, ये ऊपर फ्री यूपीएससी मटेरियल ला एक्सीलेंस, है ना, ला एक्स ऐसा लगा दो, ला एक्सीलेंस, जहां पे छोटे छोटे बुकलेट मिल जाते हैं, ला एक्सीलेंस फ्री यूपीएससी मटेरियल, वहां पे आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाता है, वहां पे आपको सभी नोट्स सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है, फ्री मटेरियल का जुगाड़ वाला है, तो वो वहां पे मिल जाएगा। और शॉर्टकट नोट्स मुझे चाहिए स्टैटिक वाले, तो वो लाइक से वाले काफी अच्छे निकल पढ़ लो ना, तो वो जैसे एंशिएंट है, मेडिवल हिस्ट्री है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन नोट्स, नेक्स्ट ईयर नहीं है, बस कॉन्फिडेंस देते हो, मार्क्स शायद थोड़े से कम मिलेंगे बट कॉन्फिडेंस, हाँ मैंने एग्रीकल्चर को टच किया, वो कॉन्फिडेंस देंगे।
काइंड ऑफ इंडेक्स जैसा कि आपको एटलीस्ट इंडेक्स तो मिलेगा कि हाँ एग्रीकल्चर की ये टॉपिक्स दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। वो वहां से मिलेगा। बाकी तो चलो डेली प्लानर में मैं आपको सभी देने वाला हूँ। 4 तारीख से अपना एग्जाम शुरू होने वाला है, मतलब मार्च के काफी टाइम रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि वो कनेक्शन है एनवायरनमेंट सॉरी करंट अफेयर्स से ज्यादा, तो 2-3 महीने में जो भी हो जाएगा वो भी हम उसमें ऐड कर लेंगे, मतलब कुछ मिस आउट कर, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल बाद में प्रोवाइड करेंगे। एक दिन का मैंने प्लान दिया है और इसमें टेस्ट भी आगे होगा, उसमें डिटेल मिल जाएगा। टेस्ट होगा 10 तारीख, एक ही वीक रखा है एनवायरनमेंट को, और तब तक थोड़ा थोड़ा मतलब हो सके तो पढ़ लो, सो दैट तब एकदम से प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो वो होगा उस दिन प्लान है, उसको भी हम रिवीजन वगैरह सब कुछ जितना भी रिसेंट होगा वो सब हम वहां पे करेंगे, सब दिया है उसमें हो जाएगा। बाकी इसका भी पूरा एनालिसिस करेंगे, और जैसे भी सबका एनालिसिस शीट में चेक करने वाला हूँ, तो वन ऑन वन थोड़ा सा उसमें प्रॉपर देखेंगे कि किसको कहाँ पर मारे, ठीक है, कौन सा टॉपिक प्रॉपर मतलब वीक एरियाज कौन से रहेंगे आपके इन पिलर्स में, 10 पिलर्स में, और उसका भले ही मैं आपके लिए अलग से लेक्चर ना लूं, बट आई विल गिव यू द सोर्स। जैसा भी एग्रीकल्चर का मैं बताया आपके नोट्स है, कहीं ना कहीं देखो वो मदद करके जाएंगे। जैसे अभी आपके वीक एरियाज में नेशनल पार्क याद रहेगा, या आपके वीक एरियाज में स्पीसीज याद रहेगा, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज यूजुअली पता होना चाहिए कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो उसका भी एक सेशन है ना, वो मैं अवेलेबल कर दूंगा। तो एनीवे कुछ ना कुछ मैं देखे जाऊंगा कि जहां से वो वीक एरिया वीक में रहे, इतनी मेरी गारंटी है। वो सबका इश्यू था, तब की बात बना रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। फास्ट एकदम रैपिड देखेंगे, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, तो ऑलरेडी बाकी इधर-उधर बातें खर्च। तो ज्योग्राफी यूजुअली आप क्या पढ़ते हो, प्रॉपर बताते हो, तो ये पढ़ो वो पढ़ो, 6 to 12 लाइन से पढ़ लो, इससे हम पढ़ लो, हो गया। इसके बाद माजी दूसरी मतलब गलती से नहीं पढ़ना है, खुल्लर पढ़ना है, तो वो अलग किसी के लिए होगा, तो वो होगा किसके लिए, वो ऑप्शनल है, बट बहुत कलाकार लोग मिलते हैं आपको कि जो कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ते हैं, वो तो डिटेल में है नहीं, फिर उसके लिए खुदा चाहिए या माजी दूसरी चाहिए, कैसे पढ़ोगे ना आप, प्रैक्टिकली बताओ कि टाइम नहीं आपके पास। सच में बताता हूँ, अगर आप डिटेल में करने जाओ ना, ये तो ऊपर के टॉपिक्स हैं, बट अगर आप डिटेल में करने जाओ ज्योग्राफी डे वाइज में, जो एकदम नए वाले स्टूडेंट्स को प्लान देता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि वो मतलब है ना, आपके पास बहुत टाइम है, जो कंप्लीटली न्यू स्टूडेंट है 25-26 का आइडिया देने वाले, उनको 28 दिन का प्लान देता हूँ, तभी ज्योग्राफी कर दो 28 डेज। लिटरली ज्योग्राफी इतना क्वेश्चन ही है एक तरह, लिटरली एक दिन दिया है यहाँ पे, बाद में आपको खुद दिखा दूंगा। तो ये किसके लिए कि जिनके पास बहुत टाइम है ना। अब अपने पास तो टाइम है नहीं, आपने को मतलब देखना होगा कि एकदम कम टाइम पीरियड में है ना, उतना जान पहचान सब्जेक्ट करनी नहीं है, तो वो हमें क्या करना है कि टू द पॉइंट। तो देखिए क्या है, एकदम देखना है कि हाँ इसमें से मुझे क्या करना है वो बता दो, सो दैट 24 का एंड इज पॉसिबल। सच में बता रहा हूँ, ज्योग्राफी के कुछ एरिया पे आप टारगेट कर लेना तो आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 16-17 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, राइट। अब देखो अगर आपने ज्योग्राफी को थोरोली नहीं देखा, जैसे मैं कह रहा हूँ ना 28 डेज अच्छे से अपने एक टॉपिक को कवर किया, तो आई से कि तब अगर आपने थोरोली देखा होता तो अराउंड 15 मार्क तो आ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी देता है 100%। बट अगर नहीं देखा तो मिनिमम आप 12-13 मार्क तो लेके आ जाओगे, एंड व्हिच इज गुड। 12-13 क्वेश्चन अटेंड करोगे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, राइट, अटेंड कर सकते हो। वही है कि बिना जान पहचान किए भी आप कर सकते हो, तो वो कैसे वही हम देखेंगे। बाकी डिटेल तो नहीं जा सकते, बट ऊपर ऊपर ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके कौन से यूजुअली आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, जिसमें आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी ये सब आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, डेमोग्राफी, ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स से आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है आपका, एंड फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट, राइट। बट अभी इतना टाइम है नहीं सब पर, और इसमें समझना होगा कि आपको इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता। जैसे आगे अगर हम देखें तो इसमें एनीवेज ऐसे ही होगा, तो सॉरी हाँ, तो इसमें देखो अब जैसे आपको क्या लगता है इसमें क्वेश्चन कहां से नहीं आ रहा, तो इतने ज्यादा नहीं आ रहा,
यस, थोड़ा ह्यूमन जोग्राफी आप देखोगे तो आप क्वेश्चन इसमें कमी ना समझ में आ रहा है। मतलब जो पहले आते थे ना कि बताओ सेक्स रेशियो का क्या ट्रेंड है, या कौन से स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से में कम है, डेंसिटी वाइज क्या है, 2011-12 तक आते थे ना, इवन 15 तक ज्यादा देखोगे। उसके बाद इसके इतने क्वेश्चन देख नहीं रहे। इवन माइग्रेशन वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ इससे तो आ जाए, एक अलग सा ट्रेंड है, एनालिटिकल ट्रेंड है, बिकॉज़ बट अभी तक इसके इतना क्वेश्चन नहीं दिख रहा। इवन अर्बनाइजेशन पे भी मतलब 15 के बाद तो शायद ही क्वेश्चन होगा, बट मैं कहूंगा कि इस साल में भी हो सकता है कि कभी नया सेंसस होने जा रहा है, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत डिटेल मत जाओ क्योंकि अभी तक इतना डेटा आया है। आगे कोई डेटा 23 के सेंसस का बहुत डेटा, तो ये ऊपर ऊपर के डेटा से भी इंडिया सरपासेस द चाइना एक्सेप्शन, वो तो नॉर्मल डेटा है, वो तो हम पढ़े लेंगे। बट ऐसा स्टेट वाइज डेटा आएगा कि हाँ ये इतना पॉपुलेशन, वो इतना पॉपुलेशन एक्सेप्शन हो, तो आई विल से दैट कि हाँ वी कैन कट डाउन दिस, या एटलीस्ट सेकेंडरी एक बार पढ़ लो छोड़ दो, उस पर ध्यान नहीं देना। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, तो जैसे इसमें क्या कट डाउन मैं कर सकता हूं, इज देयर एनी पार्ट तो थोड़ा ओशनोग्राफी ये स्टैटिक पार्ट हम कट डाउन कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा वो ओशन बॉटम रिलीफ पे क्वेश्चन उतने नहीं पूछा, पर हाँ एक क्वेश्चन देखा गया इसका करंट अफेयर्स मतलब पहुंच सका। जैसे लास्ट 2 साल से एक क्वेश्चन आ रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या सीबेड अथॉरिटी है ना, इसे लिंक है। इस सीबेड अथॉरिटी का क्या काम, या फिर ओशन बॉटम पे जो पॉलीमेटरिक मिनरल्स है या ओशन मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने के राइट्स कौन देता है। तो ओशन सरफेस पे हम देखते हैं कौन है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड कमीशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह बताते हैं कि ये आपका टेरिटोरियल सी है या मतलब कहां तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा एक्सेट्रा। बट बॉटम की मैं बात कर रहा हूं, जो बॉटम पे जाते हैं तो कौन है, आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये दोनों में क्या फर्क है, क्या दोनों भी यूनाइटेड नेशन के किसका पार्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मतलब हो गया करंट, क्योंकि ये न्यूज में आपके चलते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो दैट यू कैन कवर, बट डू नॉट गो टू द स्टैटिक। स्टैटिक किसके जाना है, तो थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी रखना ही पड़ेगा एंड आपका जियोमॉर्फोलॉजी। बट मैं इसको भी अगर डिवाइड करूं तो जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स का भी इतना क्वेश्चन नहीं आता, जो हम देखते थे ना कि ग्लेशियर लैंडफॉर्म, एओलियन लैंडफॉर्म, ये लैंडफॉर्म, वो लैंडफॉर्म, ठीक है एक बार पढ़ लो छोड़ दो। इवन वो जीसीबी ऑन जो हम देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, शायद ये सेव कौन सी बुक्स पढ़ते हो, वही जीसीबी ऑन, ठीक है। और उसके बाद एसएटीएम, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये टॉपिक अच्छे से कवर करते हैं, कौन सा, लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक, जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक। बट उसमें काफी डेप्थ में दिया उन्होंने, मतलब एक एक कोर्सेज बताया उन्होंने कि लावा का कैसा वर्जन होता है, या इवन ग्लेशियर लैंडफॉर्म में बर्स्ट खंड, पता नहीं दुनिया भर के देखे रखे और उसकी भी टेक्निकलिटी देखी, इवन तो क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट भी जो देखे रखा है, टोटल 11 टाइप ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट आता है, तो वहां पे भी उन्होंने हर क्लाइमेट का टेम्परेचर वाइज पैटर्न, ह्यूमिडिटी पैटर्न मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। इसमें सीधा है कि लैंडफॉर्म्स भी सिर्फ सिनॉप्सिस है, इस लैंडफॉर्म में इतने क्या आते हैं टाइप आते हैं, जैसे एओलियन लैंडफॉर्म, डेजर्ट लैंडफॉर्म है, तो वहां पे बजाता आता है, प्लाया आता है, ये नाम बताना चाहिए, अंदर ज्यादा मत टाइम नहीं राइट। तो जैसा भी वेंटिकेट्स होते हैं, ड्रैगेंटस होते हैं, राइट, इनसेलेबल होते हैं। अब इनमें फर्क क्या है, पूरा इमेज देख लो, बट थ्योरी में मत चलो, थ्योरी आपको बस कर बहुत परेशान है ना, मतलब अभी क्या पढ़ो, इसको वेंटिकेट 3 साइड से काट है तो फिर वेंटिकेट ना, या ड्रैगेंटस है, उससे भी ज्यादा हो गए तो फिर अलग से और सोचना है, तो द थिंग इज मत करो, वो अभी टाइम नहीं है और इतना डिटेल कंफ्यूज इसलिए कुछ सीधी बात। तो इसीलिए कोशिश करो कि लैंडफॉर्म जब पढ़ो तो बस एक सिनॉप्सिस बना दो, इस लैंडफॉर्म के अंदर कितने हैं, दैट्स ऑल, फिर आपको देखो जिसकी एक दिन में खत्म, समझ में आ रहा है। वर्ल्ड क्लाइमेट में भी क्या पढ़ना है वो मैं आपको सेशंस में बता दूंगा, बट जैसे एक बता सकता हूं, जैसे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है तो वो कहां मिलता है। अब इसमें आता है कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, क्या है ये बस इतना लिख के रखना है कि कहां मिलता है, कहां मिलता है,
इज वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्च वेदर्स, है ना। तो बस ये एक था सेकंड। इसके फीचर्स क्या है? फीचर क्या है? दैट इज विंटर रेनफॉल। बस ये की पॉइंट मुझे पता है, बस काम हो गया, ठीक है। या सीजनल शिफ्ट्स ऑफ द विंड्स, एंड यहाँ पे कौन सा क्रॉप रिलीव किया जाता है? विटिकल्चर, मोस्ट ऑफ विटिकल्चर एंड सिट्रस। तो इतना कर दिया बहुत। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में जाओगे तो कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग ऑफ द क्लाइमेट है, मतलब हमेशा एक स्टैटिक क्लाइमेट नहीं दिखता है ब्रिटिश एरिया क्योंकि फ्रंट एरिया है ना। यस एग्जैक्टली। और दूसरा कि दो फ्रंट्स एक साथ आते हैं यहाँ पे, इसके कभी बारिश कभी सनलाइट, कभी बारिश अगेन उससे फॉगी सनलाइट, ऐसा थोड़ा सा लगेगा। तो हाँ मुझे ऊपर ऊपर समझ में आ गया ये ऐसा है। फिर यहाँ पे क्रॉप्स या एग्रीकल्चर कौन सा है? मोस्टली मिक्स्ड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग जिसको कहते हैं, गेटअप फार्मिंग एक वर्ड का यूज किया है। ये कहाँ का फीचर है? तो यूजुअली इससे क्या करते हैं क्लाइमेट के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट दैट इज पॉसिबल, एंड फिर बताओ कि ये कौन सा समझ में आ रहा है। यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी है, ऐसा क्लाइमेट कौन सा? फिशिंग एक्टिविटी, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फिशिंग एक्टिविटी कहाँ? लॉरेंस में है, राइट? वो पता होना चाहिए, राइट? देन आफ्टर दैट अभी डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा इशू बन चुका है, ऐसा क्लाइमेट कौन सा? तो जैसे कि इक्वेडोर में हो, या फिर देखो रबर पे क्वेश्चन है क्लास, रबर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, या फिर क्या कहते हैं जो टैमरिन है वेजिटेशन है ना, तो उस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बने कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम समवेयर अफ्रीका, ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट आया है। तो मतलब एक समझना होगा कि हाँ मैं आज इक्वेटर पढ़ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे वेजिटेशन पेड़ कौन से प्रकार के, जैसे सेल्वास ट्रीज का है ना अमेज़न में, तो फिर उस ट्रीज में कौन से ट्रीज है थोड़ा सा देखो, गूगल पे बैठ कर विकिपीडिया बैठ कर चैट जीपीटी करो। आजकल आप सभी जानते हैं चैट जीपीटी एक अच्छा यूज है, तो सीधा डालो चैट जीपीटी में कि टाइप ऑफ रेन फॉरेस्ट, दुनिया भर के रेन फॉरेस्ट आ जाएगी, उसको बस विकिपीडिया में जाके ऊपर ऊपर थोड़ा सा देखो। डू नॉट डिपेंड ऑन बुक्स, क्योंकि बुक्स में ढूंढना ये सब बहुत टाइम जाएगा, डेटा पूरा नहीं, तो थोड़ा इंटरनेट का यूज पड़ा है। एनीवेज तो वो हम क्लाइमेट में भी एकदम प्रिसाइज है। इसके में सेशंस दे दूंगा आपको, जो आपको बहुत शॉर्ट में मतलब अराउंड 10 आवर्स में पूरा क्लाइमेट हो जाएगा। 1 आवर का एक सेशन है, एक क्लाइमेट उसमें कवर हो जाएगा। बाकी वाटर रिसोर्स पे थोड़ा डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस है, बाकी तो ज्यादा है नहीं, तो इसको भी आप सीख कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्स पे भी बहुत कुछ क्वेश्चन तो आ रहे हैं, बट हाँ एक इस बार मतलब लास्ट ईयर थोड़ा मिनरल के इलेमनाइट नाम से मिनरल वो पूछा है, तो थोड़े ऐसे हटके जो है ना मिनरल्स वो 2 साल से लेके जाए, कोशिश करो कोल भी आपको पता, ठीक है, आयरन नाम मिलता है वो पता है, और प्रॉब्लम क्या होता है बुक्स में शुरुआत में नहीं होता, हम वही देखते हैं बाद में एंड में नहीं याद आता, ठीक है। मतलब जब अलग से याद है मिनरल्स आते हैं, जैसे थोरियम आ गया या फिर ऐसे अलग आ जाता है, वहां तक हम आ जाते हैं, बट हाँ जैसे बहुत लक्षण हो जाते हैं काइनाइट ये या मेजर मिनरल्स क्या है, माइनर मिनरल्स क्या है ना, वो होगा। या ऐसे छोटे छोटे, जैसे इस बार किसी ने सोचा कि इल्यूमिनेट काम सोचता है, मतलब ऐसा होता है, तो वहां अपनी एनर्जी बढ़ाओ, शुरुआत उल्टी करो, छोटे छोटे वाले पहले पढ़ लो, वहां पे थोड़ा रिसर्च कर लो, और फिर कोल भी है तो आपने पूरे साल में पढ़ा ही है, जैसे कोल का है आपको पता है, आयरन कहाँ आपको पता है, बॉक्साइट कहाँ आपको पता है, कॉपर कहाँ आपको पता है, लेकिन सोडियम कहाँ आपको पता है, वो छोड़ दो, तो एक आध बार पढ़ लो छोड़ दो। बट हाँ जैसे छोटी छोटी चीजें दिख रही है वहां पे मिनरल्स मुझे लगता है दिस यू मस्ट फोकस ऑन दैट, वो अप्रोच बदलो। ओके अप्रोच कहाँ बदलना समझ में आ रहा है। एग्रीकल्चर तो एनीवे हम देखने की बात अलग से डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप कौन सा कहाँ होता है, उसके लिए क्या क्लाइमेट के लिए क्या चाहिए, दैट्स ऑल। और थोड़े से स्कीम्स बाकी इंडस्ट्री अब उतना नहीं आ रहा है, इसको आप एक हद तक पढ़ना छोड़, इंडस्ट्री पे नहीं टारगेट किया तो भी चलेगा। बाकी तो चलो रिसेंट डेवलपमेंट तो एग्रीकल्चर की क्या यू शुड नो, ठीक है। तो ये था थोड़ा ज्योग्राफी का पैटर्न, बाकी पिलर्स ऑफ ज्योग्राफी में थोड़ा हम इस पे टारगेट कर सकते हैं। टोटल में 6 ही रखे इसके टॉपिक, ऊपर के टॉपिक से हो सके तो लिख लो, एंड इसका डिटेल में थोड़ा बाद में दे दूंगा आपको, अभी पॉसिबल टाइम नहीं होगा। वर्ल्ड मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे टॉप में किसी को रखूंगा 16 क्वेश्चन में से सबसे हाईएस्ट आउटकम आएगा तो वर्ल्ड मैपिंग,
कुछ भी हो जाए, बट वर्ल्ड मैपिंग ऐसा है कि बस हाँ एटलस ने उठाया हाईलाइट मार दिया, ठीक है, और हो गया करंट अफेयर्स। एक अप्रोच होना चाहिए, राइट अप्रोच, मतलब वही मैं कहूंगा कि करंट में क्या लोकेशन है, वो छोटी से छोटी लोकेशन जो एटलस में भी नहीं दिखती, वो तो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था इथियोपिया इज पता नहीं फेवरेट यूपीएससी का, तो कर लो उसको। और तो जैसे टाइग्रे का क्वेश्चन आके गया, ओरोमिया का क्वेश्चन है, अम्हारा का क्वेश्चन, इवन तो देखो लास्ट ईयर का आया था मोजाम्बिक का नॉर्थ पार्ट था कैपो डेलगाडो, है ना, अब ये कहाँ दिखता है आपका, ढूंढ के दिखाओ, नहीं दिया है बात, तो ये कहाँ से कर, वही है इसको करंट अफेयर्स, यही इसको कहते हैं। तो आप एटलस लेके बैठना, उसको रटना, वो दिन गए, वो अभी हो चुका है, आप कर चुके हो। अब क्या करना है, एटलस जो भी लेके बैठोगे तो वो करंट लोकेशंस क्या है, वो सारे तो मेरे सेशन करना आपको एक ही क्वेश्चन जरूरत नहीं होगा, मतलब वो सब करंट ओरिएंटेशन से, और मैंने काफी डिटेल में लिया है, थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से एक बार वो भी करा, जैसे यूरोप लेता हूँ तो फिर वहां पे मैंने वो कैटालोनिया वगैरह वो सब दिखा, वैलेंसिया, वहां पे फेस्टिवल, वो तो इमेजिनरी टाइप में वो मैंने क्रिएट किया, वो सारे उसको देखना, मुझे लगता है एटलीस्ट हाफ जर्नी तो कवर हो जाएगा। व्हाई नॉट फुल जर्नी, क्योंकि फुल जर्नी तभी होगा जब एक साल के प्लेसेस इन द न्यूज़ देखोगे, तो तभी होगा, राइट, इसी को कहते हैं राइट। सेकेंडली प्लानिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है, स्टैटिक एक हाथ दो बार देख लो, नई कंसेप्ट पे काफी बार यूपीएससी ने फोकस किया, जैसे अभी आजकल वो थोड़ा डिटेलिंग में जा रहे हैं, जैसे साइक्लोन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्पोर में, या बेसिकली अंदर क्या टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन आता है 10 डिग्री का फर्क है। इवन तो देखो ओशन में सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, ओशन मीन टेम्परेचर, ऐसे क्वेश्चन है, तो मतलब है ना थोड़ा वो डिटेलिंग में जा रहे हैं क्लाइमेट में, जैसे इंडियन ओशन डायपोल पे क्वेश्चन, तो थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि देखो क्लाइमेटोलॉजी में कोशिश करो कि स्टैटिक तो पढ़ो, कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ट्रोपोस्फियर में कैसा ट्रेंड रहता है टेम्परेचर चेंज का, ठीक है, तो वो स्टैटिक पढ़ लो, प्लस हाँ कोशिश करो कि थोड़ा करंट में टच करो, एंड वर्ल्ड क्लाइमेट, जैसे दैट वर्ल्ड क्लाइमेट का अच्छा। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी भी, है ना, आजकल प्रॉब्लम यही पे हो रहा है सबका, कि इंडियन ज्योग्राफी आप कैसे करते हो कि बैठा मंडल अलग से, इकोनॉमिक्स टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अलग से, ऐसे इकोनॉमिक टाइप ऑफ ज्योग्राफी अलग से, या फिर एक फिजियोग्राफी अलग से आप पढ़ रहे हो, बट मैं कहूंगा कि स्टेट वाइज पढ़ो या यूटी वाइज, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करो, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ के रखा, उसको इंटीग्रेट करो, जैसे एक स्टेट का मैप मैंने निकाला, फॉर एग्जांपल लेट्स से लद्दाख, ओके, तो लद्दाख पता है सबको यूपी, ठीक है, तो उस यूपी को मैं हर एंगल से पढ़ लूं, नहीं लगेगा, तो बता तो यार इसके भी मैं सेशंस देने वाला हूं, यू विल सी दैट कि हार्डली 5 to 6 आवर्स, बट वो भी सब कुछ हो, ऐसा नहीं कि एकदम ऊपर ऊपर। अब इसमें मैं बताता हूं अप्रोच क्या रहता है, एक स्टेट को लेके या एक यूटी को लेके मैं बता सकता हूं कि अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले अप्रोच तो उसको फिजिकली पढ़ो कि वहां पे कौन से रेंजेस है, जैसे काराकोरम लद्दाख एंड साउथ के साथ उसकी, मतलब साउथ ऑफ लद्दाख बॉर्डर किसके साथ है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल, वो डिमार्केट कौन करता है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, मतलब मुझे रेंजेस पता होना चाहिए पहली बार। सेकेंडली और डिटेलिंग वो क्या है, प्लेटफॉर्म या वहां के प्लेन्स, सोडा प्लेन, लिंगिटाम प्लेन, जब अंदर घुसोगा, राइट, तो वो देखने होंगे, वो एटलस में मिल जाता है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर पर ग्लेशियर्स जो शायद साउथ इंडिया में नहीं मिलेंगे, बट हाँ यहाँ पे ग्लेशियर्स वाला पॉइंट होगा, वो पता होना चाहिए, और आ चुके हैं सियाचिन ग्लेशियर, देन अक्साई चीन एग्जैक्ट कहाँ है, या फिर इस पार पाल्तो प्रियाको, ऐसे जो ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर्स देखो कहाँ, तो ये आया था मतलब लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आया, देन डिस्प्यूटेड एरिया, सियाचिन, गौतम बे गोल्डी, या सॉरी दौलत बे गोल्डी, राइट, हॉट स्प्रिंग रीजन क्या है, फिर 5 फिंगर पॉइंट्स जो भी है अलग अलग, राइट, वो जो भी है 8 फिंगर, सॉरी 8 फिंगर ना 80 ना कितना 80, हां 8 फिंगर पॉइंट्स जो भी है, तो वो देख लो आपके क्वालिटी, मतलब थोड़ा क्वालिटी या आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशन, वो डिस्प्यूट वाला थोड़ा सा कनेक्ट करो। देन आफ्टर दैट रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम आया था शो ग्लोबरा, है ना, वो रिवर फिर देखिए, मतलब स्टेट के सभी रिवर मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, इंडस किसके बीच में से जाती है, फिजिकल पहले पढ़ेंगे,
काराकोरम, लद्दाख, झांस्कर, कैलाश, ओके। देन कैलाश तो चलो इधर आ जाते हैं, बट ग्रेट हिमालय उसके नीचे, काराकोरम, लद्दाख, झांस्कर एंड नीचे को ग्रेट हिमालय, ये लद्दाख का मैप है, राइट। बट मुझे अब लगा कि इसमें से इंडस कहां से दो, लद्दाख एंड काफी ऊपर, तो लद्दाख एंड झांस्कर के बीच में से फिर कौन है, इंडस। तो ये माइंड मैप या फिर आपके पास एक मैप होना चाहिए कि हाँ ये रिवर यहाँ बीच में से जा रही है, फिर इसको नीचे से कौन मिले, ऊपर से कौन मिले, क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि अक्साई चीन ऐसे कुछ आया था, तो वो किसके नॉर्थ में है, इस रिवर का कर दिया अक्साई चीन, it is to the east of उन्होंने दिया था लेकर, it is to the north of Gilgit, समझ में आया, it is to the north of गलवान, ऐसे तीन चार ऑप्शन थे, मतलब जिसमें दो तीन रिवर। तो अब मुझे क्या पता होना चाहिए, रिवर्स भी पता होना चाहिए कि गिलगिट कहाँ थे, प्योग के में अगर गिलगिट रिवर आती है तो गिलगिट के ऊपर पाकिस्तान या अफगानिस्तान पठान कॉरिडोर, तो अक्साई चीन इंडिया के हाथ में, इंडिया के एरिया में, राइट। तो वो बताना चाहिए, हाँ अब रिवर मुझे पता थी, उस रिवर से मैं एलिमिनेट करता हूँ। तो पहले मैंने फिजिकल मैप देखा, फिर मैंने प्लाटोज या ग्लेशियर्स देखे, फिर मैंने क्या देखा, रिवर्स देखे, फिर अब आते हैं कभी कभी ट्राइबल कम्युनिटी के क्वेश्चन, जैसे चालुक्य कम्युनिटी, राइट, वो उनका क्या काम है, तो मरीनो शिप्स होती है, उनसे वूल निकालना और वो शॉल्स वगैरह बनाना, ये कौन सी कम्युनिटी का काम चाहता है, मुझे पता होना चाहिए वहां पे कौन सी कम्युनिटी है। उसके बाद एनवायरनमेंट, समझ में आ रहा है, तो होलिस्टिकली कवर करो कि हाँ अब इस मैप में मैं देखूंगा कि एनवायरनमेंट का क्या कनेक्शन है, कौन सा नेशनल पार्क है, इंडिया का मोस्ट नेशनल पार्क, ABC नेशनल पार्क, which is India's largest national park also by area, and that is famous, which is located again which mountains, Ladakh and Jharkhand, Indus के आसपास है, रिवर के आसपास, राइट। वहां पे कौन सी स्पीसीज है, और क्या था क्वेश्चन कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, डबल हब कैमल ओनली फाउंड इन इंडिया, नो व्हाई, क्योंकि जो हिल्स में तो मिलता ही है, इसके आसपास या लद्दाख में मिलता है, बट वो सेंट्रल एशिया में मिलता है, बाकी तिब्बत एरियाज में मिलता है। तो बात ये है कि देखो प्रोटेक्टेड एरियाज भी हम देखते हैं तभी के तभी, क्योंकि सिंपल है ना, आपको माउंटेन देखना है, आपने नीलगिरी ज्योग्राफी में भी पढ़ा और नीलगिरी पास में होती है, क्यों ना हम उस पे एक साथ पढ़ें, ठीक है। तो चीजें एक साथ जब पढ़ जाओगे, एक तो होलिस्टिक कवरेज होता है, याद रहता है, इंटरेस्ट रहता है, और जल्दी चीजें कवर होती है, जल्दी रिवाइज होती है, समझ में आ रहा है। और स्पीसीज भी वहां पे देख लिया हमने, प्रोटेक्टेड एरियाज देख लिया, रिवर्स देख लिया, फिजिकल एरियाज देख लिया, ऐसा एक पूरा प्रोटेक्शन मतलब सॉरी ओवरऑल कवरेज हो तो और वो साइंटिफिक इंटरलिंक है, जैसे सीड वर्ड आ गया वो थोड़ा सा देखते हैं, मतलब ट्राई करो कि, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया इंडिया ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, या इवन मिनरल्स अगर कुछ होगी इनके इधर मिलते हैं कुछ मिनरल्स, वो देख लो, ठीक है। अभी नया टनल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बन रहा है, जैसे एक तो बन चुका है फ्रॉम मनाली टू लेह, जो सबसे बड़ा टनल है अटल टनल ना, वैसे ही जोजिला टनल बन रहा है, देख लो ना, पूछ सकता है अटल टनल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन कर सकता है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब जाओगे तब रोड देखोगे, तब रेलवे देखोगे, फिर अलग से एग्रीकल्चर में अलग देखोगे, फिर अलग से, मतलब घूम फिर के आप बार-बार उस स्टेट पे आ रहे हो, उससे अच्छा है एक ही बार बैठो उसको पूरा मेमोराइज करो, इससे चीजें लिंक होती है। इसलिए मैं एक ही वर्ड यूज किया, इंडियन ज्योग्राफिकल मैप्स व्हिच कवर एवरी इंडिया। अंडमान निकोबार देखूंगा तो मैं अंडमान निकोबार के आइलैंड्स भी देखूंगा, जो आ चुके क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था बैरन इज टू द ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, क्योंकि बैरन बहुत बड़ा है, राइट। अब कल जाके ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार में, एक बायस पुलिस आता है, वहां परफेक्ट हो सकता है, वहां पे कम्युनिटी को से क्या करते हैं, मतलब देखो ना, अभी बोलते बोलते मैंने ग्रेट निकोबार के आइलैंड्स भी बताया, फिजिकल स्ट्रक्चर भी बताया, वहां पे वेजिटेशन कौन सा है वो भी बताया, दूसरा है कि वहां पे बायस पुलिस होता है नेशनल पार्क है वो भी देखा हमने, कौन सा स्पीसीज है वो भी होना चाहिए, और नया प्रोजेक्ट कौन सा बन रहा है उसमें डिस्क्रिप्ट क्या है, एक साथ ही देखा, ठीक है। तो ऐसा अप्रोच रखो जब भी आप ज्योग्राफी कवर करो, हर स्टेट को लेना उसको पूरा खोल के रखना, और जगह छोड़ दो, एक स्टेट एक पेज रखो, कल जाके कुछ अगर करंट अफेयर्स में तो यू कैन ऐड,
ओके, जिससे आपका काम 28 स्टेट्स और 9 यूपीज में, मतलब अराउंड 30-35 पेजेस पे तो सब कुछ बैठ जाएगा। इट इज रिवाइज दिस। हां, हाँ, लक्षद्वीप तो बनेगा, बहुत बनेगा। मतलब उसके भी 3 ग्रुप है आइलैंड के, अमन देवी, लक्ष्य देवी एंड गिरिपति, एंड विच इज डिवाइडेड बाय 8 और 8। यस, वैसे तो मालदीव्स एंड लक्षद्वीप डिवाइड बाय 8। वैसे तो अभी सोशल मीडिया ने डिवाइड कर दिया, बट हाँ, 8 डिग्री चैनल डिवाइड लक्षद्वीप एंड Maldives, right? Lakshadweep itself divided by 9 regions. 8, 9, 10. ऐसे याद रखो। 8 मतलब लक्षद्वीप एंड Maldives, 9 मतलब itself लक्षद्वीप, and 10 मतलब अंडमान एंड निकोबार। तो ऐसे भी 8, 9, 10 का फॉर्मूला याद रखो। ये सब हम देखेंगे, बट हाँ, लक्षद्वीप भी बन सकता है। उसके कैपिटल कौन सा है, आपके कैसा क्या है, कितना डिस्टेंस है, चीजें एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स स्पेसिफिक इन द न्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न लिखे गए, जैसे अभी कन्वर लेक पूछ रहे बीच में, वो बताना रहेगा। तो रिवर के बारे में आया था, गंडी कोट्टा 22 में पूछी। सर कितना पढ़ेगा, मतलब गंडी कोट्टा कैनियन, ऐसे कैनियन कहाँ पढ़ने में आता है आपके? जो उन्होंने पेन्ना रिवर पे पूछा था आंध्र प्रदेश, जिसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। और एक पूछा था कि इस बार कोलेरू लेक, ठीक है, मान सकते हैं कि कृष्णा डायरेक्टली मर्ज इनटू कोलेरू, ऐसा दिया था, ठीक है, वो पता है सबको, कृष्णा व्यवहार लेक उधर पूछेंगे। दूसरा एक था कि झेलम फ्लोज थ्रू उलर लेक, ठीक है, वहां तक ठीक। और उन्होंने पूछा था कि गंडक से अलग निकल के कन्वर लेक है, जैसे ऑक्सबो लेक था ना, मीन से लेके, ये थोड़ा अलग से लग रहा है, राइट? तो ये इसलिए पूछा था क्योंकि वहां पर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज है, और कन्वर लेक काफी ज्यादा श्रिंक भी होते जा रहे हैं, राइट? तो मतलब वही मेरा होता है कि करंट अफेयर्स इंडिया के भी प्लेसेस के न्यूज में इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैप में नहीं दिखता है, जो कहीं पे भी नहीं दिखता है, या बुक में दिखता है, या कहीं पे छोटे से छोटा पॉइंट, जैसे कन्वर लेक, इट इज पॉसिबल बिकॉज अगेन वही इट इज प्लेसेस, तो अलर्ट पे हो। करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही आपको एज देने वाला है, ओके? बाकी तो एवरेज तो एग्रीकल्चर वेजिटेशन क्रॉप को आपको पता है, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी आजकल आ रहा है। अब आपने देखा कॉरिडोर पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है कि म्यांमार से वो कैसा कॉरिडोर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करेगा, इसके क्वेश्चन लिखे। तो अगेन करंट अफेयर्स प्लस थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बट डिटेल में इस टॉपिक में बहुत डिटेल में जाना, जैसे आप नेशनल हाईवे लिखते बैठ रहे हो, फिर रेलवे का ईस्टर्न रेलवे वेस्टर्न रेलवे जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये थोड़ा बहुत ऊपर देखो, बाकी करंट पे डाल इस टॉपिक में करंट। जैसे हाँ, न्यू प्रोजेक्ट कोई आ रहा है तो वो देख लेना, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कुछ नया कॉरिडोर बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या आ सकता है, कुछ नए में जैसे नेशनल वाटरवे में नए कुछ लिखे होते हैं, 6 तो आपको पहले पता है, ठीक है, वो एक बार देखो, मेक श्योर दैट वो पता है। बट और कुछ अगर नया कनेक्टिविटी होती है, जैसे अभी चल रहा है कि नेशनल वाटरवे 5-6 से कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट बांग्लादेश में, बांग्लादेश उसको आपको दे रहा है, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। सितवे पे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बोर्ड बनाया, सितवे का वो पता है, राइट? और कुछ अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे अभी मुंबई का सबसे बड़ा सीरीज होगा, राइट, वो देख, ताकि आप पूरे दुनिया भर के सीरीज देखते बैठो, कोई जरूरत नहीं, बट हाँ, नया वाला देखो कि जो नावा शेवाय से कनेक्ट हो रहा है, उसके बारे में जितना हो सकता है उतना पढ़े। फिर वर्ल्ड में कौन से आते हैं तो देखो, एशिया में टॉप में है, ऐसा मतलब ये फैक्ट थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करो, टीचर पे या किसी बुक के भरोसे पे मत करो, आप खुद करो, कुछ चीज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिटेशन हर चीज करेंगे, ठीक है? तो समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखना है, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू कॉरिडोर्स एंड न्यू डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू रेलवे, वाटरवे एक्सेट्रा, ओके? बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है, यहाँ तक तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। बाकी तो मैं डिटेल प्लान तो देने वाला हूँ इस वीक में, तो वही शुरुआत होगी सैटरडे को, वी विल हैव सेशन ऑन दिस 6 पिलर्स, कि जिसका मैं डिटेल एक सेशन देने वाला हूँ, जहाँ पे हर सेशन को मैं कवर करूंगा, मतलब जो हर टॉपिक है 6 पिलर्स है, इसके इंपॉर्टेंट, बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं पूरा डिटेल कवर करूँ,
ठीक है, मतलब अब जैसे मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को मैनेज रैपिड कवरेज होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप हिमालय बना कैसे, वो कर ही नहीं सकते, ठीक है, उतना टाइम ही नहीं है। ये सियाचिन का इशू, पीओके का इशू हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। मैं सीधा बता दूंगा कि दिस इज पीओके, दिस इज सियाचिन, दिस इज एरिया, जस्ट आई विल शो ऑन द मैप एंड वी विल गो थ्रू द मैप्स, ओके, जिससे आपको क्या होगा, ब्रश अप हो जाए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे सियाचिन पता ही नहीं था, वो आपका खाना पे आपको जो है क्लियर मैं बता रहा हूँ दैट यू आर इफ यू डोंट नो अबाउट द नीलगिरी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलता है, और दोनों के ओरिजिन में फर्क है क्या, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न घाट अलग तरीके से बना है, ईस्टर्न घाट अलग तरीके से बना है। कैसा बना है ईस्टर्न घाट, कैसे बना है, कोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन या फिर सबमर्जर्स, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट सबमर्जर्स है, ईस्टर्न घाट ओल्ड है। हाँ, ये नहीं पता, मुझे पता है ना आपको क्या पूछना, ठीक है, तो ये काम जो है वो आपको कर रहा है। हाँ, मैं इतना बताऊंगा कि ईस्टर्न घाट में नल्ला मल्ला वेरी मोटा पालको मैप पे दिखा दिया, क्योंकि मैपिंग वाला काम करेंगे, बट हाँ ये इस पर्सपेक्टिव आपकी कि आप बिहार को परफेक्ट है आने वाले टाइम में या फिर आने वाले वीक में जब भी मैं प्लान देने वाला हूँ, मेक श्योर कि वो चीजें आपके हैं, ठीक है। नहीं होता है एंड आपको लगता है सर ये मतलब ये चीजें मैंने ढूंढ के नहीं मिली, तो फिर खास क्लास है, तब हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। हाँ, एनीवे मेक श्योर करेंगे कि वो कवर हो ही जाए, ठीक है। तो ऐसा प्लान मिलेगा और उसकी पहली टेस्ट होगा कि संडे को 4 तारीख को 22 से शुरू करेंगे। फर्स्ट टेस्ट होगा, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट होगा आपका एक टेस्ट जो होने जा रहा है 28 को भी होगा, ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्स के बारे में है। पहला वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं और फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं 29 से, ठीक है। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड मैपिंग ये हो, और उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे जो एक वीक चलेगा, तो उसकी टेस्ट होगी 4, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का मैं आपको जनरल प्लान दे रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी एनरोल करके आपको मिस्टर टेलीग्राम चैनल आपको पता है, वहां पे भी कुछ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, प्रीमियम पर्स पे भी मिल जाएंगे, बट इसमें पुराने नोट्स आपको मिल जाएंगे, चलेगा। तो इसके अलावा ये तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी, आपके एंड से कुछ है सैटरडे अभी कितने बजे चल रहा था, 4:30 जस्ट मॉर्निंग सैटरडे, तो वही टाइम है 7:30 थोड़ा सा पहले लगो, सभी लेक्चर सर 3 से 5 घंटा टेस्ट 3 से 5 घंटा सिस्टम के लेक्चर किसका कहां पे यहां पर कब से सैटरडे पर, ठीक है ना। इससे तो आपकी बैच खत्म नहीं हुआ, कौन से बैच है 5% दिसंबर 20 लास्ट ईयर, ठीक। तो एक तो रिकॉर्डेड थोड़ा सा करना होता है, तो ये वाला है वो वाला, ठीक है, वहां पे थोड़ा नॉर्मल फेस लेके यहां पे थोड़ा नहीं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कवर करना है। मॉर्निंग में देख रहे हैं, मॉर्निंग में बट मैं देखता हूं एक बार शॉर्ट्स क्या अवेलेबल है, लेट मी चेक दैट फर्स्ट, देखते हैं। बट अगर होगा तो आप नहीं थोड़ा प्रेफरेंस दे दो, वो तो रिकॉर्डेड में आप उनको रिक्वेस्ट कर लो तो दे देंगे, नहीं दिया तो मुझे बोलना साथ के हम 5 मिनट का एक्सरसाइज, हां ठीक है, दूसरे दिन कर लो उसको या उसके नेक्स्ट दिन कर सकते, बट करना तो होगा, कुछ टाइम भी अरेंजमेंट कर लो। बाकी और भी डाउट्स एनी डाउट्स अबाउट ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड प्लान रिलेटेड कुछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट का आइडिया है सबको कैसा होगा, क्या होगा, एनालिसिस वगैरह, बट मुझे लगता है देखो इस कोर्स को आप रिवीजन के तौर पे साथ लें एंड सेल्फ एनालिसिस rather than कि टेस्ट सीरीज ज्यादा होती है, टेस्ट सीरीज में वर्क मिल जाएगा, इंटरव्यू मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। इवन हम भी तो एडिशनली प्रोवाइड कर देंगे एवरेज सर, तो और कुछ है श्योर क्लियर, चलिए कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको टेलीग्राम पे जो हमारा 20+ का ग्रुप है वहां पे कमेंट सेक्शन जो आप वहां से पूछ सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो,
मेरा नंबर सबके पास होगा ही नहीं होगा तो 9 पर वहाँ पे आप 9204924 तो यहाँ पे मुझे आप पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट्स हो गया रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम या रिलेटेड टू योर स्ट्रैटेजी सो यू कैन व्हाट्सएप 94049249 इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके भी कुछ अगर डाउट्स हो गए यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी related to Prelim Pulse program, okay, and prelims. Sorry, okay then. Thank you.